तो क्या सच है, क्या तुम खुद को जानते हो? चेहरा खुद का देख क्या पहचानते हो? भूल चुके हो कब से अपने जेहन को? वो फेल होने से लेकर के जर्नलिज्म में एडमिशन लेना मेरे लिए बहुत टफ जर्नी थी। जब एम्प्लॉय थे तब भी एक एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे थे, अब आप एम्प्लॉयर हो गए, अब एम्प्लॉयज आपके पास आएंगे। अब पहले हम उसी आइडियोलॉजी को डिनाई कर रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे, फिर हम कैसे आस करेंगे कि आप हमारे पास आके नहीं, जॉब करो? बात फर्क है ना, बात हाँ। ट्रीटमेंट का फर्क है, एनवायरनमेंट का फर्क है। अगर हम एक एनवायरनमेंट अच्छा नहीं बना रहे हैं तो किस बात के एम्प्लॉयर हैं आप? एम्प्लॉयमेंट देना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा आपके पास है, आप एम्प्लॉयमेंट दे दो, लेकिन आप उसको ये मत फील कराओ कि वो आपका एम्प्लॉय है। दूर से मीडिया में एक छवि बनी हुई है, वो ठीक है। जितना टाइम मैंने उनके साथ काम किया, ही इज, जो कहते हैं ना राम राज्य वाले कॉन्सेप्ट को लेकर चलने, ही इज ट्रू बियरर ऑफ राम राज्य। मैं 7 साल का था, मुझे पैरालिसिस हो गया, मेरे पैर नहीं काम करते थे, मेरे हाथ नहीं काम करते थे। कितना 2006 में मेरी आंख का एक्सीडेंट हो गया, मेरे पास ये नहीं था कि मुझे एंकर बनना था, कहाँ मेरी एक आंख चली गई थी। मुझे आज भी वो मोमेंट नहीं भूलता है कि मैं जिस इनोवा से सीएम ऑफ हाउस में पहली बार घुसा, मुझे वो मोमेंट याद है कि वो दरवान पीयू सैल्यूट करता है कि आपको लगता है कि यार कोई बड़ा आदमी आया मुख्यमंत्री से मिलने। एक ऐसा मोमेंट भी आया जब मेरे पास सैलरी देने के पैसे नहीं थे अपने एम्प्लॉयज़ को। करीब 22 लाख रुपए सैलरी जानी थी और मैं वैष्णो देवी माता के ऐसे खड़ा था कि पैसे कहीं से आ जाए मैडम। उठो एकलव्य, ये कलयुग है। उठो एकलव्य, कलयुग है, विलाप नहीं अब विनाश सीखना है। कोई कृष्ण नहीं, धर्मयुद्ध नहीं, कोई सुदर्शन नहीं चलाएगा। उठो एकलव्य, ये कलयुग है, मरना नहीं मृत्यु का तांडव सीखना है। जहाँ कोई द्रोणाचार्य भीष्म नहीं, कोई नैतिकता कोई मूल नहीं बतलाएगा। कौरवों का राज है, पांडव नहीं आएगा। We welcome to Mr. Nikhil Srivastav and our curious guest and all senior members of the Rama University at our show Startup Suffer by Alok Pandey, episode 3. Although जितना curious आप हो जानने के लिए, उतना मैं भी, क्योंकि मेरी भी ये फर्स्ट मीटिंग है सर के साथ में। मेरी बहुत शॉर्ट डिस्कशन हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस तो आपके भी हैं जो आपकी तरफ से होंगे, और मेरे भी उतने ही क्यूरियसिटी से मैं पूछने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी कुछ नए वर्ड्स हैं जो मैंने आपका इंट्रो पढ़ा हुआ उसमें कुछ कॉइन किए हैं और मैं जानना है कि वो चीज़ें क्या हैं। तो हालांकि ऑल्दो इंट्रोडक्शन हो गया, फिर भी मैं दोबारा से एक इंट्रोडक्शन कर देता हूँ कि क्या क्या कहाँ कहाँ पर आप ओनरशिप रख रहे हैं, कहाँ पर आप एंगेजमेंट्स हैं, आपके प्रोफेशनल एंगेजमेंट कैसे हैं। तो नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट द मिस्टर निखिल श्रीवास्तव इज ए इनोवेटर, मीडिया एंटरप्रेन्योर। ये मेरे लिए एक नया वर्ड है, मीडिया एंटरप्रेन्योर, फाउंडर वॉर रूम, हाफ सर्किल मीडिया एंड मोडिफाई फाउंडेशन। सर बिल्कुल क्विकली मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपसे। सर ये हाफ सर्किल मीडिया बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा नाम है, ये क्या, इसका वजह क्या है? चलिए, ये कोई नया सवाल नहीं है मेरे लिए। हाँ, आई नो। हाफ सर्कल्स मीडिया का जो जन्म हुआ था वो 2015 नवंबर की किसी शाम में हुआ था, और इत्तेफाकन हम लोग मैं और मेरे को फाउंडर जो शुरुआत में थे, तो ही इज नो लॉन्गर दी पार्ट ऑफ द कंपनी, बट वी वर जस्ट क्रॉसिंग बाय अ राउंड अबाउट एंड डिस्कसिंग कि हमारी कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, क्या रखेंगे अपनी कंपनी का नाम। सो बस मुझे लगा कि यार हमारी ज़िंदगी का जो सर्किल है ना वो पूरा नहीं है, इसी तरह किसी की भी सर्किल पूरा नहीं है। हर किसी को एक कंप्लीटिंग पार्ट चाहिए होता है। अब आप इस फिलॉसफी को किसी भी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में उठा के रखिए, चाहे वो हम अगर दोस्ती देखें, हम माँ बाप को देखें, अपने भाई बहन हों, भाई हों, या फिर जब आप लाइफ के कंपेनियंस चुनते हैं तब आपकी देखिए, तो कहते हैं ना इट्स अ फुल सर्किल तभी होता है जब आपके साथ कोई जुड़ता है। इसी तरह से जब कोई बिजनेसेस होते हैं तो उनको भी एक सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए होता है कि हमने तो ये यूनिवर्सिटी बना दी, स्टूडेंट्स के बिना यूनिवर्सिटी का क्या है, टीचर्स के बिना यूनिवर्सिटी का क्या है, टीचर्स और स्टूडेंट्स चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो आपस में कंबाइंड होकर के ही पूरी होती हैं। तो जो हाफ सर्किल है वो हमने इस फिलॉसफी के साथ बनाया था कि वी आर द कंप्लीटिंग हाफ ऑफ योर सर्किल। दैट मींस हाफ हम लोग हैं और हाफ हमारे हाफ जिनके तो लिए हम आप काम हैं ही, कर रहे हैं। नाइस, वेरी हाफ नाइस। तो आप हैं ही, हम आधे अधूरे हम पूरा कर देंगे। वेरी नाइस। एंड सेकंड इज जो मैं बहुत मैं जानने के लिए क्यूरियस हूँ, ये डिजिटल वॉर रूम का जो कॉन्सेप्ट है, जो शायद आपने, जो मुझे लगा कि वो आप शायद आप ही ने इनिशिएट किया हुआ है, वो क्या एक्चुअल में होता है, उसका पर्पस क्या होता है? So digital war room is a very new concept in the Indian electoral system.
नॉट इलेक्टोरल, बल्कि कहेंगे पॉलिटिकल सिस्टम। बिकॉज हमारी कंपनी ने पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत काम किया, एक्सटेंसिवली काम किया और कर रहे हैं लगातार। तो वी एंड पर्सनली आई बिलीव्ड कि देयर इज ऑलवेज अ स्कोप कि आप चीज़ों को और बेहतर बना सकते हो। जो आपके सिस्टम्स हैं वहाँ पे हमेशा कुछ नए प्रयोग की गुंजाइश होती है। तो जिस तरह से पॉलिटिक्स में काम होता है क्या कि जब कोई कैंडिडेट लड़ रहा है, कहीं से चुनाव लड़ रहा है, या पॉलिटिकल पार्टी जब लड़ती है तो क्या करती है कि अपने एक राजधानी लेवल पे या कैपिटल लेवल पे एक बड़े से वॉर रूम बनाती है। वहाँ पे उनके 5-6 वर्टिकल्स होते हैं जिस पे काम होता है कि एक रिसर्च विंग होती है, एक कंटेंट विंग होती है, देन देयर बी अ डेटा विंग जहाँ डेटा एनालिसिस हो रही होती है, तमाम सारे सर्वेज होते हैं, कैंपेन्स की मॉनिटरिंग एंड कैंपेन्स की एग्जीक्यूशन का प्लान वो हो रहा होता है। एंड देन देयर इज कि जहाँ पे आप मीडिया एंड जो आपके इन्फ्लुएंसर्स है, मीडिया है, वोटर कनेक्ट है। तो वी कंबाइंड ऑल दीज 6 वर्टिकल्स इन एन ऐप कि ओके, अगर आपको सपोज कि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है, हर किसी के पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो सेम रिसोर्सेज, सेम प्रोफेशनलिज्म आपको जो एक किसी दिल्ली या लखनऊ में मिल सकता है, वो आपको कानपुर की किसी सीट पे मिल जाएगा, या फिर आपको बांदा की किसी सीट पे मिल जाएगा। सपोज गुजरात में आप फार फ्लंग गुजरात की किसी सीट पे मिलेगा। एंड कैंडिडेट्स भी उतने ज़्यादा अभी एजुकेटेड नहीं हैं, उनको नहीं पता कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ आ चुकी हैं। सो वी ट्राई टू कंबाइन ऑल दीज वर्टिकल्स इन एन ऐप, जिसको हमने डिजिटल वॉर रूम का नाम दिया। कि जो आप वॉर रूम सोचते हो, इन्विसेज करते हो कि ऐसा वॉर रूम होगा, इतने सारे प्रोफेशनल्स काम कर रहे होंगे, मेरे पास रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, सोशल मीडिया के क्रिएटिव्स एंड सब कुछ आ रहा होगा, वीडियोस बन के आ रहे होंगे, इट्स ऑन योर ऐप नाउ। सो वी डिड इट। आई थिंक जो मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ के लिए कि जो न्यूज़ वॉर रूम बनता है जहाँ पे डिफरेंट लोग एग्जैक्टली। काम कर रहे होते हैं, वो डिजिटली हम एक एप्लीकेशन पे काम कर पा रहे हैं। इज ओके सर? तो सेंट्रली हमने एक टीम बैठाई, वो क्या कर रही है कि पूरे देश की सारी सीटों के लिए उस पर डेटा पुश कर रही है। अब आलोक जी कल को कोई उनको अपने लिए चाहिए तो उनका कस्टमाइज इनकी प्रोफाइल पे जाएगा, ढींगरा मैडम के लिए चाहिए तो उनका कस्टमाइज उनकी प्रोफाइल पे जाएगा। तो इट्स लाइक योर फेसबुक, कि आपको फेसबुक पे जैसे ओके, आपके कस्टमाइज चीजें होती हैं, इसी तरह से वॉर रूम क्या आपकी प्रोफाइल पे आपके आपसे जुड़ा हुआ आपकी जरूरत का कंटेंट मिल जाएगा। ओके। एंड नाउ सर एक है मॉडिफाई फाउंडेशन, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग रखे हैं आपने कंपनीज के सारे कि सो क्यूरियस हो जाते हैं। मॉडिफाई के पीछे भी कहानी है, हाँ, ऑब्वियसली उसके पीछे भी थॉट ये था कि uh, जो भी हम काम करते हैं देयर इज ऑलवेज एन पॉसिबिलिटी कि आप उसको मॉडिफाई कर सको। तो मॉडिफाई क्या था कि एनजीओस बहुत बदनाम भी हैं हमारे देश में, कि अच्छा काम भी करते हैं बेचारे और बदनाम भी होते हैं। बहुत सारे लोग गलत काम भी करते हैं एनजीओ का नाम मास्क लगा करके। तो ये था कि हम चाहते थे कि और जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है ना, कि देयर इज ऑलवेज दिस दिस फैक्टर इज अवेलेबल एवरीवेयर, कि आप चाहो तो हर चीज में टेक्नोलॉजी को क्लब कर दो एंड उस प्रोसेस को आप बहुत आसान कर सकते हो, टाइम ड्यूरेशन को कम कर सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हो। तो देर आर मॉडल्स जो हमने इनोवेट किए, कहूँगा मतलब ये तो नहीं कहूँगा कि हमने बनाए, इनोवेट किए, जो पहले से थे थोड़े उसमें परिवर्तन करके कुछ ऐसा बनाया। एंड वी वर्कड विद यूएन, यूनिसेफ के साथ हमने काम किया, चाइल्ड राइट्स पे हमने ढेर सारा काम किया उनके साथ, और बहुत इफेक्टिव हमने, मतलब सोचिए कि बिलियंस ऑफ इम्प्रेशंस हमने क्रिएट किए। अगर आप सोचो कि कोई ऐड देना हो किसी यूनिसेफ जैसे ऑर्गेनाइजेशन को, तो करोड़ों रुपए के ऐड देंगे मीडिया हाउसेज में कि वो हर जगह तक उनकी बात पहुंच जाए, हर जगह तक उनके अवेयरनेस मैसेजेस पहुंच जाए। तो बेसिकली यूएन या यूनिसेफ जैसी बॉडीज क्या करती हैं? अवेयरनेस, एडवोकेसी करती हैं। उनका एडवोकेसी में क्या होता है, आप चाहते हो कि आपका एक मैसेज हर घर तक पहुंच जाए, या फिर उन घरों तक पहुंच जाए या उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको वो मैसेज जरूरी है। माल न्यूट्रिशन एक ऐसा है कि हर माँ तक मैसेज पहुंचना चाहिए, गाँव में ज्यादा पहुंचना चाहिए, कस्बों में, उसके बाद फिर शहरों में आना चाहिए। तो ओके, कैसे पहुंचेगा? तो हमने कोशिश किया कि हम डिजिटली हमने बहुत सारा एक नेटवर्क बनाया, उस नेटवर्क में इंफॉर्मेशन पुश किया, उनके ही फॉलोअर्स के थ्रू पहुंच गया हर जगह पे। तो जो करोड़ों में काम होना था वो हमने कुछ हजारों में कर दिया। यही मॉडल है मॉडिफाई फाउंडेशन का। ओके, नाइस। मीन्स अब तो ये तो जो रनिंग करंट सिचुएशन है जो बहुत देख करके इम्प्रेस हो रहे हैं हम लोग, अब थोड़ा सा उसके बैकड्रॉप पे जाना चाह रहे हैं कि जो सफ़र नाम है हमारे शो का, स्टार्टअप सफ़र, तो अब आपका सफ़र जानना है जो मीडिया एंटरप्रेन्योर, क्योंकि लिटरली मेरे लिए बहुत नया वर्ड है मीडिया एंटरप्रेन्योर। मीडिया पर्सन सुने, मैंने जर्नलिस्ट सुने, और लेकिन मीडिया एंटरप्रेन्योर ये मेरे लिए बड़ा नया और बड़ा एक्साइटिंग वर्ड भी हो रहा है और क्यूरियस भी हो रहा हूँ कि जो सफ़र है ये मीडिया एंटरप्रेन्योर बनने का, इसको कैसे शुरुआत किया और कैसे यहाँ तक पहुँच गया? सी देखिए, जर्नी तो बहुत लंबी है हम्म, उसकी कहानी बहुत लोगों को बोर भी करेगी, हम्म, बट क्योंकि शुरुआत मेरी एज अ जर्नलिस्ट हुई, मैंने एक जर्नलिस्ट के तौर पे अपना प्रोफेशनल करियर शुरू किया, और उसमें तमाम सारे कह लीजिए कि
पिट स्टॉप्स आते गए जहाँ मैंने कुछ कुछ और काम किया, वेरिएड एक्सपीरियंसेस हुए मेरे साथ, एनजीओ में काम किए, एनजीओ के साथ कंसल्टेंसी करी, कुछ मिनिस्ट्रीज के साथ मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया, वहाँ पे मैं एज अ इनोवेटर जुड़ा उनके साथ, कुछ प्रोजेक्ट बनाए। सिन एक लंबा 11 साल का तकरीबन मैंने समय बिताया मीडिया में, इंडस्ट्री में, राइटर के तौर पे, जर्नलिस्ट के तौर पे, देन डेस्क के इंचार्ज के तौर पे, न्यूज़ डोमेन को मैंने हेड किया, सोशल मीडिया का जब मैंने जर्नलिज्म छोड़ा तो मैं नेशनल हेड था सोशल मीडिया का टाइम्स इंटरनेट ग्रुप में। तो फिर उसके बाद ये था कि अभी अपनी कंपनी शुरू कर रहे हैं, तो वो मीडिया से ही जुड़ी हुई कंपनी शुरू करी। वॉर रूम भी मीडिया का ही एक पार्ट है। कुछ हम और भी काम कर रहे हैं जो मैं टाइम विल रिवील दैट, वो भी एक मीडिया का ही पार्ट है। हमारी एक आपने मिस किया, ग्रासहॉपर करके एक हमारी मैगजीन है। ग्रासहॉपर भी बड़ा अजीब सा नाम है, अतरंगी सा नाम रखा हमने। सो ग्रासहॉपर ट्रैवल का एक डोमेन हमने क्रिएट किया। ये वो बाइलिंगुअल, इंडिया की पहली बाइलिंगुअल मैगजीन है वो। उसका डिजिटल फुटप्रिंट भी है एंड प्रिंट कॉपी भी हम करते हैं। सो मीडिया का इतना सारा काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा यार हु एम आई देन, तो मीडिया एंटरप्रेन्योर तो हुई है, मीडिया का काम कर रहा हूँ तो मीडिया एंटरप्रेन्योर कहने लगा मैं खुद को। आप भी अपने आप के लिए कुछ बना लीजिए ऐसा शब्द। अच्छा, नहीं तो ये जो जॉब छोड़ने का, मतलब कि जॉब छोड़ के काम, मोस्टली दो रीजन होते हैं। या तो मैं जब जॉब छोड़ते हैं, चेंज करते हैं, तो बहुत बड़ा देख रहे होते हैं, या तो बहुत मोनोटोनस हो जाते हैं जो काम कर रहे होते हैं कि कुछ इनोवेटिव हो ही नहीं रहा है। तो आपका रीजन क्या था? लंबे समय से मीडिया में काम करते हुए क्या होता है ना कि आप मीडिया में बहुत प्रयोग की गुंजाइश नहीं बची थी जब तक मैं मीडिया में था। अब तो डिजिटल आ गया, डिजिटल में बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। तो वही प्रिंट, वही खबर लिखनी है, उसी तरह से आपको हेडलाइन देनी है। और आप कितने क्राफ्ट इजाद करोगे, इजाद माने इजाद को हिंदी में, ठीक इंग्लिश है, में ठीक क्या है, बोलेंगे? हाँ। तो आप कितने तरीके बनाओगे कि एक न्यूज़ कॉपी लिखने के कितने तरीके, 5-6 तरीके होते हैं। मैंने इन्वर्टेड पिरामिड बहुत सारे और तरीके होते हैं। 5W1H से खेलते रहिए आप, कहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो वो सब कुछ मैंने कर लिया। फीचर लिख लिए, न्यूज़ राइटिंग कर ली, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर ली, पॉलिटिकल राइटिंग कर लिया। मुझे लगता था अब मैं क्या करूँ? हर 6 महीने बाद मेरे सवाल एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस होती है एक, कि अब मैं कर क्या रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ में। Exactly. तो मुझे लगा कि ये बहुत मोनोटोनस काम हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली फॉर मीडिया स्टूडेंट्स, अगर आप खुद का कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पास अपने आइडियाज नहीं है, तो आइदर यू एंड अप बिकमिंग अ क्लर्क और बेस्ट मैनेजर, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो मेरे सभी को है कि अगर आप मीडिया में हैं और मीडिया से जुड़ा कुछ भी काम करना चाहते हैं, मीडिया में क्या है कि वो बहुत क्लरिकल काम हो गया था। तो मैंने एडिटर से एक दिन बात की, मैंने कहा कि सर ये मैं बोरिंग हो रहा है, मैं तो करूंगा नहीं ये काम बहुत दिन तक। बोले अप्रेजल होने वाला है। मैंने कहा अप्रेजल कितना बढ़ाओगे? 5%, 10% बढ़ा दोगे? इतने तो मैं कहीं और समय लगाऊंगा तो मैं उससे ज़्यादा क्रिएट कर लूंगा वैल्यू। तो मेरे लिए पैसा कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं रहा। पैसा ठीक है, ज़रूरत होती है हमारी, और आप जब एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे होते हो तो एक एक रुपये बहुत मायने रखता है। जब आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे होते हो कि जहाँ पे आपने एक बार कैब की तो आपका 2 दिन का खाना चला गया, तो वो हम लोग तो वो एक एक पैसा बचा के नौकरी कर रहे थे कि महीने के अंत में तो 4 दिन ऐसे होते थे कि बस रोटी और दाल, वो भी घर में बना ली, या तो दाल चावल खिचड़ी बनाते थे हम लोग। हम 2-3 साथी साथ में रहते थे। और अब आप लोग तो शायद हो सकता है थोड़े प्रिविलेज्ड हो, नहीं होगा तो आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे। सो वो हमने टाइम देखा है, तो हमें लगता था कि यार ये टाइम का ना बहुत वैल्यू है। अगर हमने टाइम को अपने हाथ से जाने दिया तो फिर बहुत मुश्किलात आएंगी। और हमारे पीछे तो ना कोई गॉडफादर खड़ा है, ना पापा ने मकान खरीद के दिया हुआ है, ना गाड़ी दी हुई है, रहेंगे कहाँ? तो खुद ही जो करना है करना है। सो ये बहुत सारे इस तरह के सवाल थे जब मुझे लगा कि अब इट्स 10-11 साल हो गए मीडिया में, तमाम सारे लोग जान गए। और एक वो मीडिया का जब भौकाल होता है ना, यूपी में भौकाल एक शब्द यूज करते हैं, वो भौकाल बहुत दिनों तक रहता है नहीं कि आपके मीडिया पे प्रेस लिखा लिया, गाड़ी पे पुलिस वाला रोकेगा नहीं, क्या करोगे उसका? अरे दे दो 10 रुपए पार्किंग के, पुलिस वाले को मान जाओ, रेड लाइट मत तोड़ो, क्या फायदा इससे? तो वो मेरे जहन में कभी रहा ही नहीं कि छोटे छोटे भौकाल टाइट करके कहीं कुछ अपना बनाना है। आप अपनी लकीर इतनी लंबी खींचिए कि लोग उस पर चलना पसंद करें कल को। तो वो एक सपना था। और मीडिया में बहुत सारे, जैसे आप हर समाज में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, कुछ बहुत ही बुरे होते हैं। मीडिया में बहुत बुरे लोग भी थे, और मेरा साबका अच्छे लोगों से ही पड़ा और बहुत बुरे लोगों से कुछ भी पड़ गया। तो उन्होंने मुझे ये बात का एहसास करा दिया कि भैया तुम्हारे लिए तो नहीं है मीडिया इंडस्ट्री, और या तो तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और ऐसे टाइम पे नौकरी छोड़ोगे जहाँ बच्चे परिवार हो गया, तो फिर आप नौकरी भी नहीं छोड़ पाओगे, उसी में घिस घिस के मर जाओगे फिर। तो मैंने सोचा कि अब ये हो गया, अब अपना कुछ करेंगे, भले ही उसमें सूखा खा लेंगे, लेकिन नौकरी देने वाले बनेंगे, नौकरी करने वाले नहीं बनेंगे। तो
शायद वही एक सबसे बड़ा कीड़ा था जिसने मजबूर कर दिया कि कुछ करो। नौकरी छोड़ दी उस दिन हमने, सबैटिकल लिया। और सबैटिकल इसलिए लिया कि सबैटिकल टर्म से आप लोग वाकिफ हैं? नहीं, आप बताना चाहेंगे प्लीज? सबैटिकल एक टर्म होता है जहाँ पे आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आपके आपके टाइम में क्या होता है, 6 महीने का, 1 साल का एक ब्रेक ले लेते हो, तो आप उस नौकरी पे रहते हो लेकिन वहाँ से आपको सैलरी नहीं मिलती। आप समझ लो एक लीव विदाउट पे का सिस्टम होता है। बट आप सबैटिकल के बाद रिज़ाइन कर सकते हो, छोड़ सकते हो। बट मैंने रिज़ाइन किया, मेरे एडिटर्स मुझे पता नहीं क्यों इतना मानते थे कि वो कहें नहीं तुम्हें तो जाना ही नहीं है। मैंने उनको बताया नहीं कि मैं अपना पॉलिटिकल स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ, और क्योंकि पहला हमारा प्रोजेक्ट पॉलिटिकल था और वो एकदम धुर विरोधी थे उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के जिसके लिए हम काम करने जा रहे थे। तो मैं उनको सच भी नहीं बता पा रहा था कि सर मैं तो आपकी विरोधी पार्टी के लिए काम करने जा रहा हूँ। तो अब मैंने वीपी जो वाइस प्रेसिडेंट थे हमारी कंपनी के, उनको बताया जाके चुपके से। मैंने कहा सर ये तो रिजाइन नहीं करने दे रहे हैं और तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सर नाम, आप नाम ले सकते हैं, शो लाइव होने जा रहा है। अब नाम लेना मतलब उचित नहीं है, नाम की जरूरत भी नहीं है, मैं नाम पूछ- से क्या आपको करेंगे। आपको मैं बस चेता रहा हूँ, इसके लिए बोलते नहीं हैं नहीं नहीं, इजाद। it's मैं not 2 वर्ड about बता दूं, मैं सर ने जो इजाद बोला है वो आविष्कार है। इजाद। ठीक है? मैं थोड़े और थोड़े जो- से वो हाँ, लखनवी और जो जेहन जुबान है मेरी। और जो जेहन है वो है अंतरात्मा बोल सकते हो, कॉन्शियस बोल सकते हो उसको आप। ठीक तो है? आप लोग इतना तो आता होगा आप लोग को, जहन, हाँ। इजाद, थोड़ी थोड़ी चीजें। या आजकल अच्छा सर, एक चीज़ है जो मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा यहाँ पर। जैसे आप जब एम्प्लॉय थे तब भी एक एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे थे, अब आप एम्प्लॉयर हो गए हो, अब एम्प्लॉयज़ आपके पास आएंगे, तो अब पहले हम उसी आइडियोलॉजी को डिनाई कर रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे, फिर हम कैसे आस करेंगे कि आप हमारे पास आके नहीं, जॉब करो? बात फर्क है ना, बात हाँ। ट्रीटमेंट का फर्क है, एनवायरनमेंट का फर्क है। अगर हम एक एनवायरनमेंट अच्छा नहीं बना रहे हैं तो किस बात के एम्प्लॉयर हैं आप? एम्प्लॉयमेंट देना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा आपके पास है, आप एम्प्लॉयमेंट दे दो। लेकिन आप उसको ये मत फील कराओ कि वो आपका एम्प्लॉई है, वो आपका साथी है, क्योंकि वो उसकी मेहनत पे आप कमा रहे हो। असल में तो मेहनत वो कर रहा है ना भाई। मैं एज अ फाउंडर, मेरे यहाँ 500 लोग काम करते हैं। क्या 500 लोग का काम मैं अकेले कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, कोई भी नहीं कर सकता। ये टाटा बिरला जितने भी बने या जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां बनी, वो कैसे हैं? और आपने सुना होगा सूरत का एक व्यापारी अपने अपने मेंबर्स, अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको कार देता है, कभी कुछ हो, कुछ और अच्छे क्यों करते हैं वो ऐसा? वो मीडिया में हो सकता है आने के लिए कुछ उनका एक वो रहता होगा, लेकिन वो ये भी एक शो करते हैं कि मेरे लिए मेरे एम्प्लॉइज़ की वैल्यू है, वो मेरे एक पार्ट है, मेरे एक जर्नी के, मेरी बीइंग के, मेरे एग्जिस्टेंस के पार्ट है। तो मेरा जो विरोध था वो इस बात से था कि तुम कैसे ट्रीट करते हो अपने एम्प्लॉइज़ को, तुम क्या एनवायरनमेंट दे रहे हो, मुझे सिखा क्या रहे हो? अगर तुम मेरे बॉस बन के बैठे हो क्योंकि तुम मुझसे सीनियर हो, तो यू डोंट हैव अ राइट टू बी माई बॉस। ठीक है, जस्ट बिकॉज यू आर माई एल्डर इन एज, ये जो एक हमारी सोसाइटी का एक संस्कार, ठीक है, आप संस्कार अपनी जगह होने चाहिए, बट आप मुझसे 2 साल बड़े हैं इसलिए मेरे सीनियर नहीं हो सकते। आपका मेरी जिंदगी में कितना लर्निंग आप मेरे को दे रहे हो, या आपने मेरे से बड़े होने का फर्ज क्या निभाया, तो वो बड़ा है ना जो मुझे कुछ सिखा रहा है। जिसने वो जो गलतियां 4 उसने की थी वो मुझे करने से रोकेगा, या जो उसने गलत चीजें महसूस करी वो आपको बचाएगा कि मुझे अगले से नहीं करना है। तो मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे वो थोड़े से खट्टे थे। खट्टे क्या, अब सबके ही होते कि कभी भी लीव मना कर दे रहे हैं कि अब दिवाली पे घर नहीं जाना है। अबे ऐसे कैसे होगा भाई, दिवाली पे घर नहीं जाएंगे? तो अब बीमार हो तो नहीं, ऑफिस आके काम करो। बीमार पे कैसे कोई काम करेगा? तो वो जो छोटी छोटी चीजें थी, या फिर आपकी सैलरी डिडक्ट कर लेना, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन आपके मन पे गहरा असर छोड़ती हैं चीजें। ये जो मेंटल इलनेस होने लगी आज के दिमाग, आज के समाज में, क्या है कि हम सेंसिटिव हो गए चीज़ों को लेकर के। अब आप छोटी छोटी चीज़ें बोलोगे बुरा मान जाता है आदमी, कह नहीं पा रहा है, वो अंदर लिए लिए, कभी एंग्जाइटी हो जा रही है, कभी वो डिप्रेशन में चला जा रहा है। तो ये जो ना कहने वाला होता है कि आप एटमॉस्फेयर नहीं दे रहे हो कि वो कुछ बोल सके, बच्चा अपने मन की कह सके, अपने मन का कर सके। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्चुनेटली मैंने एक ऐसा एटमॉस्फेयर, आपने कहीं सुना होगा दिवाली पे 3 दिन की 4 दिन की छुट्टी होती है, मेरे यहाँ 3 दिन छुट्टी दी जाती है। सिर्फ दिवाली नहीं, दिवाली के एक दिन पहले लो, दिवाली के एक दिन बाद भी लो। हमारी नोएडा टीम ने तो 5 दिन की छुट्टी ली है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम छुट्टी कितनी लो, काम करो, बस रिस्पॉन्सिबल रहो अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के। दैट मीन्स जब आप एंटरप्रेन्योर हैं तो वो जो आपके एक्सपीरियंस थे उनको कतई भी रिमूव नहीं। किया हुआ है अपने आने वाले स्टाफ के लिए। दैट मीन्स मेरा कहीं कहने का ये था, पूछने का मतलब था, मैं भी एग्री करता हूँ आपकी बात से कि ये जो एंटरप्रेन्योर, ये नहीं बोल रहा हूँ सब लोग एंटरप्रेन्योर हो जाओ,
मैं कहता हूँ एंटरप्रेन्योरल अप्रोच डेवलप करना अपने एम्प्लॉयज में भी बहुत जरूरी है, जिससे कि को कंपनी बिना एम्प्लॉय की चलेगी नहीं। अकेले आप भी नहीं कर सकते, अकेले मैं भी काम नहीं कर सकता हूँ। बट क्या है, जब तक एम्प्लॉय नहीं समझेगा कि एंटरप्रेन्योरल अप्रोच क्या होती है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, और वही हमारे लिए भी है कि हम तब तक एम्प्लॉय के लिए समझ नहीं पाते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। ये टू वे देखिए, गेम है। हर कोई ना एम्प्लॉयर हो सकता है ना एम्प्लॉई हो सकता है। हमें ये खुद समझना होता है कि हम क्या हैं, हमारी तासीर क्या है। तासीर मतलब बेसिक कंपोजिशन हमारी हमारी एग्जिस्टेंस का क्या है, हमारी पर्सनालिटी का क्या है। कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं होता, तो वो क्या, उनको कुछ ऐसा चूज करना चाहिए जहाँ पे वो सिंगल हैंडेडली कुछ करे। चेस प्लेयर्स होते हैं, बैडमिंटन प्लेयर्स होते हैं, उनको टीम में नहीं खेलना है, सिंगल आप खेलो। चेस प्लेयर में आपको सिंगल खेलना है। बहुत सारे और काम है जहाँ पे आप यूट्यूबर बन जाओ, सिंगल काम करना है। अब इंस्टाग्रामर बन जाओ, सिंगल काम करना है। जो टीम एफर्ट्स करने होते हैं, मैं टीम वाला बंदा था, मेरे अंदर सिंगल वाले गुण थे, कुछ कुछ ऐसे थे, तो मैंने सारी चीजें कर ली। नाइस। तो सर अब मैं आता हूँ उसमें कि सबसे जो मोस्ट प्रेस्टिजियस क्लाइंट्स जो अभी तक डील किया है आपने। मुझे लगता है कि बहुत इरेलीवेंट सवाल है, लेकिन हाँ। आ, सारे ही क्लाइंट प्रेस्टिजियस होते हैं। अगर आप स्केल में देखेंगे, साइज में देखेंगे, तो मैं कहूँगा योगी आदित्यनाथ। मैंने उनके साथ 2 साल काम किया एज ए सोशल मीडिया हेड। तो वो मेरे लिए लर्निंग का बहुत बड़ा, हर तरह से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। अच्छा, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का नाम आप ले रहे हो। मैं क्यों पूछा है, क्योंकि उनका जो इंडिया को ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, उसके लिए यूपी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है। और तो स्टार्टअप इकोसिस्टम को मैं बहुत ही प्रिवेल करता हूँ, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ उनका क्या विजन है जो हमको दिख रहा है। अब ये मैं नाम भले मैं कट कर दूंगा, बाद में बोलेंगे कि जो विजन हमको रिफ्लेक्ट होता है, लिटरली वो ऑन ग्राउंड या बैकड्रॉप पे वो होता है। देखिए, जितना ये मैं योगी जी को जानता हूँ, और मैं, दुनिया उनको महाराज जी बोलती है, मैं उनको सर बोलता था, और जो भी था उनकी इज्जत आज भी है। और इसलिए नहीं क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, इसलिए क्योंकि वो अच्छे इंसान हैं। जितने दिन मैं उनके साथ रहा, मैंने उनको कभी भी नहीं देखा कि उन्होंने किसी व्यक्ति के लिए सिर्फ इस भेदभाव में की होगी कि ये सपा का है, ये कांग्रेस का है, ये बसपा का है। उनके अंदर ये चीज है ही नहीं। ये जो हिंदू मुस्लिम होता है, ये उनके लिए है ही नहीं। दूर से मीडिया में एक छवि बनी हुई है, वो ठीक है। जितना टाइम मैंने उनके साथ काम किया, ही इज, जो कहते हैं ना, राम राज्य वाले कॉन्सेप्ट को लेकर चलने, ही इज ट्रू बियरर ऑफ राम राज्य। तो वो ऐसा व्यक्ति इस प्रदेश को मिला है, तो ये बहुत अच्छा है इस देश के लिए। प्रदेश, आप सोचो ना कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन थी इस प्रदेश में। दैट मीन्स मतलब ये है कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ऑलरेडी वो रडार पे रहते हैं क्योंकि उनका जो He ड्रेसिंग is सेंस very है या hard उसकी वजह working। से। अब मुझे याद है कि वो 11:30 बजे रात में फोन आता था, मुख्यमंत्री जी मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। हम खाना खाने बैठे ही थे कि वापस भागो। नाइस। तो वो खुद भी तो मेहनत कर रहे हैं, हमें किस बात का चिंता होनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री आपका इतने बड़े पद पे बैठा है, वो अगर आपके साथ मीटिंग करने के लिए तैयार है, तो हु आर यू टू से नो। मतलब It's मैं all the आपके more उस important। बिहार पे मैसेज भी देना चाह रहा हूँ, जो ये हम लोग क्योंकि आप ये बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिकल एजेंडे चल रहे हैं ये रिलीजियस बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे, तो उसको हमें लेके नहीं चल रहा है। बिकॉज अभी सर वो प्रूव कर रहे हैं, बहुत पास से काम करके आए हैं, 2 साल काम किया है साथ में, कि उनका जब वो सीएम खुद ही इस बात को कहीं पर भी कहीं पर उसको रिगार्ड ही नहीं करता है कि नहीं हम हिंदू मुस्लिम क्या है, उसके लिए सब लोग एक जैसे हैं। अब राम राज्य का एक बहुत बड़ा वर्ड दिया हुआ है, सबको जानते हैं राम राज्य क्या चीज़ होती है, कि सबके लिए प्लेस है और सबकी फ्रीडम के लिए हम काम करते हैं। सब अपने चीज़ को जो चाहें जैसे चाहे रह सकते हैं। और जब जिस स्टेट का सीएम ये सोच के रखता हो, तो हम लोग पता नहीं क्यों आपस में बट परेशान मैं हो। यहाँ पे एक बात और कहूंगा। देखिए, लॉस्ट इन ट्रांजिशन एक शब्द होता है, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन भी एक शब्द होता है। तो यहाँ पे जो मेरी बात है वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन ना हो जाए, इसलिए मैं आपको क्लैरिफाई करूँ। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड द गवर्नमेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट द लीडर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अपने तौर तरीके होते हैं काम करने के। गवर्नमेंट के बहुत सारे फंक्शनरीज होते हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पिलर्स होते हैं जिस पे गवर्नमेंट खड़ी होती है। वो सब्जेक्टिव है। ओके। बट दिस, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, वो सिर्फ और सिर्फ योगी जी के लिए है कि वहाँ पे वो व्यक्ति बहुत ईमानदार, बहुत ही हार्ड वर्किंग है। इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। इसके लिए भी हम क्लैप कर सकते हैं एक बार अपने सीएम के लिए एटलीस्ट। अच्छा, तो अच्छा वही जो मोस्ट प्रेस्टिजियस क्लाइंट्स बोला, उसको मैं थोड़ा घुमा के पूछ लेता हूँ, पहले आपको बताना आसान हो जाएगा कि ऐसा कौन सा क्लाइंट है जिससे काम करने में बड़ा मजा आएगा, फिर फन है, इसके मतलब कोई प्रेशर नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 11 बजे खाने की बुला लिया, बट वो प्रेशर नहीं है, मतलब काम में मजा आ रहा था उसमें। देखिए, इसमें 2 तरह के आंसर हो सकते हैं। एक, बहुत सीधा सा जवाब दे दूं, कोई मैं क्लाइंट का नाम ले लूं। हाँ जी, हाँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि वो मजा क्रिएट कैसे होता है। वो मजा ऐसे नहीं क्रिएट होता है क्लाइंट अच्छा है। क्लाइंट मजेदार नहीं होता है, आपको उस काम को करने का तरीका मजेदार होता है। तो क्लाइंट हमेशा क्या चाहता है, आप तो काम करते हैं, आपको पता होगा। जितने भी लोग एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को थोड़ा बहुत भी समझते होंगे, वो जानते होंगे कि क्लाइंट क्या चाहता है।
क्लाइंट चाहता है उसका एक पेन पॉइंट है या मल्टीपल पेन पॉइंट्स हैं, आप उसको सॉल्व कर दो। यही तो चाहता है कोई भी क्लाइंट। रामा यूनिवर्सिटी ने इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर दिया, उन्होंने क्या, टीचर से क्या उम्मीद है कि वो अच्छा टीचर्स पढ़ाएं स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट से क्या उम्मीद है कि वो कंडक्ट ठीक रखें, अच्छा आप स्कोर करें, अच्छा प्लेसमेंट हो जाए, उनका नाम होगा। सिमिलरली जब हम किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो उनके डिफरेंट पेन एरियाज होते हैं, तो हमारे ऊपर ये ओनस रहता है कि हम उनके लिए कैसा सोल्यूशन लेके जा रहे हैं। अगर हम उसको मूर्ख बना रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, तो क्या होगा, आप ना वो क्लाइंट को खुश रख पाएंगे ना खुद खुश रह पाएंगे, क्योंकि वो क्लाइंट रोज आपको नैग करेगा। नैगिंग एक शब्द होता है, तो नैगिंग से बचने के लिए आपको सोल्यूशंस देने होते हैं। तो मेरी कंपनी का, और मैं ये प्रचार नहीं कर रहा हूँ अपनी कंपनी का, मेरे विजन डॉक्यूमेंट का पार्ट है कि हमें प्रोसेसेस ऐसे बनाने हैं कि शिकायतें ना हों। शिकायतें होंगी तो आप परेशान रहोगे। आप जब सामने वाले को ये फील कराओगे कि यार आई अंडरस्टैंड योर पेन, आई कैन फील योर पेन एंड आई एम वेयर यू आर नाउ, ठीक है, तो आप जब एक होता है ना एम्पैथेटिक हो जाते हैं, सिंपैथी एक अलग चीज़ है, एम्पैथेटिक हो जाते हैं, तब आपको सोल्यूशन देना एक डॉक्टर के तौर पे, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे ज़्यादा आसान होता है। तो हमारा सबके साथ अनुभव ये रहता है, कुछ लोग होते हैं थोड़े से, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे हमारा बहुत ईजी जर्नी रहती है कि कोई दिक्कत नहीं आती। तो फिर भी अगर आप कहोगे नाम लेना है तो मैं कहूँगा गोवा वाला प्रोजेक्ट, हमारा नाम नहीं ले सकता ऑब्वियसली, बट वो मेरे अब तक के करियर का बहुत मज़ेदार प्रोजेक्ट है जिसमें हम बहुत ढेर सारा काम करते हैं। मुझे 1500 किलोमीटर जाकर 1500 किलोमीटर वापस आना एक दिन में मुझे टायरिंग नहीं लगता, तो वो एनर्जी तो है कुछ कि वो सुबह की फ्लाइट लेके गया, रात की फ्लाइट लेके वापस आ गया, फिर मैं अपनी कार ड्राइव करके एयरपोर्ट से घर भी जा रहा हूँ 50 किलोमीटर, तो मुझे मजा आ रहा है उस प्रोसेस में। इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग दैट इज यू नो गुड फॉर यू, आप कुछ सीख रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, एंड देन यू आर डिलीवरिंग समथिंग। ओके, मतलब उसका एग्जांपल मैं दूं अपनी लाइफ के लिए, जैसे कि बहुत से कॉलेजेस में मैं एसोसिएट हूँ, कई आईटीज में भी एसोसिएट हूँ, मगर मैं जहाँ बैठा हूँ रामा स्टडी में, तो वहाँ पर मुझे एक अलग तरह का सेटिस्फैक्शन हो जाता है, क्योंकि क्या है कि जो सपोर्टिंग स्टाफ है, मेरा मतलब था कि कई बार क्लाइंट बहुत अच्छा रिएक्ट करता है, राइट, और क्लाइंट मतलब काम करवा लेता है। कई बार ऐसा नहीं होता है कि हर बार हम ही कर रहे होते हैं, आप तो सेम हो हर जगह सर, बट समटाइम क्या हुआ कि जो क्लाइंट है हमारा, वो यहाँ पे जो सामने को सर्व कर रहे हो, वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, आपके काम को ऑनर कर रहा है। कई बार होता है कि पैसे देने वाला काम अलग होता है, बट ऑनर एक जो ऐसा जो पैसे से आप परचेज नहीं कर सकते हैं, तो वो मेरा मतलब था कि वो सेटिस्फैक्शन क्लाइंट से मिलता है। मेरी कंपनी बहुत सारा काम ही नहीं करती है, हम्म, बहुत लिमिटेड काम करते हैं, इज्जत वाला काम करते हैं। तो आपकी जवाब यही है कि कम काम करो लेकिन इज्जत से काम करो, तो दैट्स द फिलॉसफी। अच्छा, तो एक जो मैं बताऊं कि मोर सेटिस्फाइंग जो बात हमें लगी, सब कुछ एक तरफ था और मेरे लिए एक लाइन एक तरफ थी, जो आपने बताया कि मैंने करीब 700 से 1000 लोगों को जॉब प्रोवाइड करने के लिए हेल्प किया था। मेरे लिए एक जो लाइन है, मैं अपनी बात अगर बताऊं यहाँ पे, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि मैं एक लोगों के लिए जॉब जनरेट कर सकता हूँ तो मैं काम कर देता हूँ, तो ये सेटिस्फैक्शन है। तो मैं उस पर कि वो कैसे किया, वो लाइनअप, ये 700,000 बहुत बड़ी चीज़ होती है, कैसे ये हेल्प किया हुआ है। काम कर रहे हैं तो काम के लिए लोग चाहिए। हम्म, अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार दो तरह के शब्द होते हैं, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में करीब रहे होंगे 400 से 500 लोग, और बाकी अगले 500 लोग इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में रहे होंगे, जिनको आपने एज अ प्रोजेक्ट पे हायर किया कि अभी हमारा कोई इवेंट है 5 दिन का 7 दिन का, मैंने वहाँ पे उनको हायर किया, बट वी पे वेल। तो उनको ये नहीं लगता है कि मैंने उनसे मजदूरी करा ली, उनको अच्छा पैसा दो ताकि वो मन से काम करें और वो 1 घंटा पहले समेट के भागने का ना सोचें। तो जिस तरह से कि भाई हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स में काम रहता है, तो हमें टीम लगानी होती है, हम वहाँ डायरेक्टली लोगों को हायर करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पे आपको ऑन प्रोजेक्ट ज़रूरत होती है कि आपको कोई कैमरामैन चाहिए, कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट चाहिए, कोई आपको एंकर चाहिए, तो आप ऑन एंड विन बेसिस आप कर लेते हो। nice. तो इस तरह से करके बहुत सारे लोग जुड़े हैं। अब जो मैं तुम जो सुनने वाले हो ना, शॉकिंग होने वाला है, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि मतलब कि कोई चीज़ पर्सनालिटी जो दिखती है ना, मतलब बोलते हैं ना कोटिंग अलग होती है, वो सबको वही दिखता है, हम लिंक्डइन प्रोफाइल पे वो डालते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। और ये शो का जो मतलब, जो असली जो मतलब है बनाने का, कि उसके पीछे की कहानी क्या है। लिंक्डइन की जो प्रोफाइल पे जो लिखा हुआ है ना, जिंदगी उतनी है ही नहीं, उसके पीछे के 15 साल 20 साल पहले क्या चल रहा था, मुझे वो बताना है, वो सफ़र की बात है। अब जो असली जो सफ़र की मैं बात कर रहा हूँ, ये नीचे वाला सफ़र जो हमारा है, अब मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ। अब तक सर ने ऊपर वाले सफ़र की बात करी हुई है। सफ़र ना, एक इंग्लिश में कहावत है, देयर इज नो सक्सेस ओवरनाइट। सक्सेस कभी भी ओवरनाइट नहीं होती। और भाग्य नाम की जो लक, जिसे डेस्टिनी, भाग्य, लक, बहुत सारी बातें हम एज ए स्टूडेंट्स कहते हैं, मैं भी यही कहते हुए बड़ा हुआ हूँ कि यार भगवान ना साथ नहीं दे रहा है, लक साथ नहीं दे रहा है। एक्चुअली होता क्या है, एक यूनिवर्स में
और आजकल तो इंस्टाग्राम पे इतना इतना पॉपुलर हो गया है स्पिरिचुअलिज्म, नियो स्पिरिचुअलिज्म, कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपको दिखने लगी होंगी कि टाइमिंग क्या होती है, अफर्मेशंस होते हैं, मैनिफेस्टेशंस होते हैं, ठीक है। एक्चुअल गेम यही है कि आप जिस तरह की एनर्जीज एमिट करते हो वैसे ही एनर्जीज अट्रैक्ट करते हो। आप किसी से कुछ मत बोलो, सोचते रहो। आप, मैं तो कहता हूँ प्रयोग करके देखो, और ये मेरा किया हुआ प्रयोग है। ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे बताने वाला हूँ वैसे ही प्रयोग किया है, बट ये एक्सपीरियंस वाला है कि मैंने अनुभव किया है, फिर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या करना है कि आप एक दिन मौन रह के देखो, और कुछ ना कुछ अच्छे बुरे ख्याल जैसे भी आपके मन में आते हैं, उस तरह के ख्यालों को बस आप देखो, और फिर उसके बाद महसूस करो कि मेरे आसपास कैसे लोग आए, मेरे पास किस तरह के कॉल्स आए, किस तरह के मुझे चीज़ें दिख रही हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, आपको जिस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे होंगे वैसी ही चीज़ें आपके पास होंगी। यही इस प्रकृति का सिद्धांत है। यूनिवर्स एक साइंस है, ठीक, एनर्जी एक साइंस है। अगर आप साइंस में बिलीव करते हो, रिलीजियस पैटर्न छोड़ दीजिए, अगर आप सिर्फ साइंस की मानेंगे तो ये ध्यान रखिए कि एनर्जी जैसी आप अपने अंदर फॉर्मुलेट कर रहे हैं वैसी ही एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ केस था जिसका मुझे बाद में पता चला कि हम एक एनर्जी एमिट कर रहे थे। वो एनर्जी क्या थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है। मुझे आज तक नहीं पता वो बड़ा क्या करना है। मुझे ये नहीं पता कि मैंने जो किया है वो क्या बड़ा किया है। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक इस शो पे बैठा हूँ और यहाँ मुझे कुछ अपने नंबर्स बढ़ाने हैं, नहीं। ये जो ख्वाब होते हैं ना, सपने, कि आप कुछ ऐसा करके जाओ इस जिंदगी में, यार एक ही तो जिंदगी है, या तो रोते बिता दो या तो हंसते बिता दो, या फिर ऐसा कुछ करके बिताओ कि आप दूसरों के लिए कुछ छोड़ जाओ, जो लोग कहें कि यार इसने कुछ तो किया था, या फिर उस दूसरों का मन करे कि वैसा कुछ किया जाए। तो जो आप किसी बड़ी हस्ती के बारे में पढ़ते हो ना, चाहे वो मार्गरेट थैचर हो, मार्गरेट थैचर के बारे में पता नहीं कितने लोग जानते होंगे, अब्राहम लिंकन हो, जॉर्ज वाशिंगटन हो, या इंडिया की तमाम सारे, स्वामी विवेकानंद हो, बहुत सारे योगी हुए, जब भी आप इनकी लाइफ को पास से देखोगे तो पाओगे इन लोगों ने कितना रिमार्केबल काम किया है। और उनकी जर्नी एक दिन या एक रात की नहीं थी। उन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी सिर्फ एक मिशन के पीछे, और उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि उनको उससे क्या मिलने वाला है। जितने भी ग्रेट्स हैं उन्होंने ये सोचा कि हम देने क्या वाले हैं। तो एक ये कह लीजिए कि एक पता नहीं कहां से आ गया मेरे मन में कि हमें कुछ करना है और कुछ बड़ा करना है। फिर उस रास्ते पे ये आया कि एक नया थॉट ऐड हुआ कि नौकरी करनी नहीं है, नौकरी देनी है। फिर नौकरी जब देने लगे तो आया कि जो हमने महसूस किया वो दूसरों को महसूस नहीं करना है। फिर हमने सोचा कि मेरी पहली सैलरी आप इमेजिन करो कितनी रही होगी। जस्ट गेस, एनीवन गेस, कितनी रही होगी? सॉरी, बोलो बोलो, कोई शर्माने की बात नहीं, बोलो, आप लोग को तो बोलना चाहिए। हाँ, 10,000। और बताओ कोई? 10 to 20,000। आप इधर से कोई बोलो, इस वाली रेस से। हाँ, 6,000। इधर से लास्ट में बोलो आपको 25,000। मेरी पहली सैलरी थी मात्र 50 रुपए। एक बिल पैकर के तौर पे मैं काम कर रहा था अपनी पढ़ाई को फंड करने के लिए, कि मुझे, और मेरी पढ़ाई की फीस कितनी थी आपको बता दूं, 500 रुपए सालाना। मैं लखनऊ के एक सरकारी स्कूल से मैंने पढ़ाई की है जिसका नाम है केकेवी इंटर कॉलेज। आप लोग उसमें, मेरा नाम आज भी कहीं ना कहीं होगा वहाँ पे रिकॉर्ड्स में। मैं कोई कथा नहीं बता रहा हूँ आपको, इट्स एज ट्रू एज माई एग्जिस्टेंस। 2 रुपए की बस के किराए नहीं होते थे हमारे पास कि 2 रुपए के मुझे बस किराया दे करके चारबाग जाना है। इंदिरा नगर में मेरा घर था, और वहाँ से वापस आने के लिए वहाँ एक शिकंजी की दुकान हुआ करती थी, 3 रुपए की शिकंजी देता था वो, और वो 3 रुपए मेरे पास महीने में कभी एक बार होते थे। तो वो जो स्ट्रगल थी ना, वो शिकंजी पीने वाली स्ट्रगल, कि मुझे वो शिकंजी पीनी है और मुझे पास वो 3 रुपए होने चाहिए, वो उसने मुझे डिप्रेस नहीं किया, उसने मुझे मोटिवेट किया कि मेरे पास ये शिकंजी वालों को फंड करने के लिए पैसे होने चाहिए। कभी ऐसे कितने शिकंजी वालों को मैं फंड कर सकता हूँ। जब आप भिखारी देखते हैं ना रोड के किनारे, तो आपके मन में तमाम तरह के भाव आते होंगे। आपकी गाड़ी पे नॉक करते होंगे तो आप इरिटेट होते होंगे, कुछ लोग गाली भी दे देते हैं, धक्का वक्का मार देते हैं कुछ लोग। मेरे मन में पता नहीं क्यों हमेशा ये ख्याल आया कि इनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि ये यहाँ खड़े होना बंद करें। ये ख्याल नहीं आया कि मैं इनको 10 रुपए दूं या ना दूं। तो एक पैटर्न होता है आपके थिंकिंग का, किसी लोग के डिफरेंट पैटर्न। मेरे पास ये पैटर्न मिला कि मैं सवाल पूछता रहा अपने आप से कि मैं क्या कर सकता हूँ।
तो जब मैंने इंटरमीडिएट अपना कंप्लीट किया और जब मैं ग्रेजुएशन करने मतलब फर्स्ट ईयर मेरे टीचर्स ने इसलिए मुझे फेल कर दिया क्योंकि मैं उनके यहाँ कोचिंग नहीं पढ़ता था। सरकारी स्कूल में होता था, अब तो पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने पढ़ाई की, बड़ा प्रेशर होता है कि आप जाकर के उनकी कोचिंग में पढ़ो नहीं तो आपको मुझे लिटरली फेल कर दिया। अब मैं 11th में हूँ, मैं पढ़ने लिखने में अच्छा लड़का हूँ, मुझे बड़ा शर्म आया कि मैं घर में बताऊँ क्या जा करके। फिर कहा करके एक विधायक जी हुआ करते थे, उनके पास गए रिक्वेस्ट लेकर एप्लीकेशन, सर मुझे फेल कर दिया, आपके इलाके में ये कॉलेज है। तो 11th का मुझे पता नहीं था कि तब तक कि ये फेल का कोई मायने नहीं है, 12th का असल में होता है खेल। हमने भी कुछ नहीं किया, जाके पढ़ने लगे 12th में। तो उस बीच का जो समय था, मुझे लगा अब समर वेकेशंस हो गई, क्या करें। साइकिल खरीदने का मन था एक, तो साइकिल खरीदने के लिए 1500 रुपये 1700 रुपये की एक साइकिल थी जो मैं देख के A1 करके एक ब्रांड आता था, उसकी एक साइकिल खरीदनी थी। मैं देख के आया दुकान में 1700 रुपये की साइकिल है। तो मेरा एक दोस्त था जो HSR, तब ये वोडाफोन जो है तब ये HSR होती थी, उसमें वो काम करता था सुपरवाइजर का। तो मैंने कहा यार मुझे भी कुछ जॉब दे। उसने कहा बिल पैकिंग का काम है, आपको रात में आना होगा। अब रात में सोचिए कि हालांकि मैं सिर्फ एक ही दिन गया वहाँ पे, उसके पीछे भी एक कहानी है। मैं गया और रात भर मैंने बिल पैकिंग करी और मैं सुबह आया तो मुझे निकलने से पहले उसने 50 रुपये दिए कि ये आपकी दिहाड़ी है आज की। वो 50 रुपये मैंने कभी खर्च नहीं किए, वो कहीं गुम हो गए। वो मैंने एज अ सिंबल रखा था कि आपके पास वो 50 रुपये की कीमत होनी चाहिए। उसकी वैल्यू 50 रुपये नहीं है, उसकी वैल्यू लाइफ है। वो जो आपको रात का एक्सपीरियंस होता है ना कि आप रात में एक एक बिल पैक कर रहे हो, आपको जो बिल आता है ना, अब तो वो बिल आने बंद हो गए, बड़ा बाकायदा बिल होते थे, फोल्ड होते थे, उसमें एकदम अगर जरा सा होता था 5 रुपये कट जाते थे उसमें, कि अगर आपने गलती से उसका स्टिक निकल आया उसका तो 5 रुपये माइनस। और मैंने कम से कम 100 बिल पैक किए होंगे तब मुझे 50 रुपये मिले। मेरे पिताजी ने अगले दिन मुझसे ऑलमोस्ट रोते हुए कहा कि तुम्हें क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं कि तुम जाकर के बिल। मैंने कहा नहीं, मैं तो बस अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकालना चाहता हूँ, ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए या आप मुझे पढ़ाई मेरी अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं सोच रहा था कि महीने भर करूंगा, साइकिल खरीद लूंगा। वो मैंने दोबारा नहीं किया, ट्यूशन पढ़ाए। ट्यूशन मैंने 8वीं क्लास से पढ़ाने शुरू कर दिए थे। तो जब आप ये सब काम करते हो तो आपके मन में क्या होता है कि आपको सेल्फ रिलायंट होना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। तो ट्यूशन पढ़ाने शुरू किए, फिर उसके बाद जर्नलिज्म की फीस खुद पे की। उसके बाद मेरी आंख का एक्सीडेंट हुआ। आप लोग को हो सकता है दिख भी रहा हो, आंख में एक स्क्विंट है थोड़ा सा, जब मैं उधर देखूंगा तो हो सकता है दिखे। मैंने जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट में सर को बता रहा था कि कैसे मेरा 1 साल गैप हुआ। इंटरमीडिएट मैंने ठीक ठाक टॉप किया, सरकारी स्कूल से फर्स्ट डिवीज़न, अच्छे नंबर लाना 70% के आसपास, मैथ्स और इंग्लिश में डिस्टिंक्शन लाना, जिसमें मुझे फेल किया गया था तो मेरी डिस्टिंक्शन आई। और मैं समझता हूँ कि वो सरकारी स्कूल में जहाँ 60% लाना चुनौती होती थी, वहाँ मैं 70% ला रहा हूँ। मुझे लगता था यार यूपी बोर्ड बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए जीवन में। और नंबर्स वर नेवर मेंट टू बी, ठीक है। नंबर्स सिर्फ इसलिए होते हैं कि आपको थोड़ा उनकी कदर रहे, उनका उस रियलिटी में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपके लाइफ पे। अल्टीमेटली ये पड़ता है कि आप कितना अपने आप को झोंकने वाले हो ज़िंदगी में काम अच्छा करने के लिए। और झोंकने का मतलब नहीं गधे की तरह मेहनत करो, झोंकने का मतलब होता है कि मनसा वाचा कर्मणा, इंग्लिश संस्कृत में एक शब्द आता है, हो सकता है मन से, वाणी से और कर्म से, तीनों से एक चीज़ होनी चाहिए कि मुझे जीवन में क्या अचीव करना है। मुझे इस जीवन को 100% देना है, तभी तो मैं उससे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मुझे 100% दे दो। हम तो बैठे हुए हैं घर में रजाई ओढ़ करके, हम पास हो जाएं कैसे होगा। हम नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, हमारे एग्जाम कोई और लिख दे, नहीं होगा। ये बिंज वॉचिंग वगैरह तो मैं आप सीख पाया हूँ कुछ सालों में। मुझे तो ये पता नहीं था ये क्या कौन सा थ्रोन्स करके आया था सीरीज, गेम ऑफ थ्रोन्स। मैंने 2020 में देखी, 2015 में आ चुकी थी वो, ठीक है, जब मेरे पास खुद का आईपैड आ गया था। तब कहने का मतलब ये कि वो फेल होने से लेकर के जर्नलिज्म में एडमिशन लेना मेरे लिए बहुत टफ जर्नी थी। मैं पे कैसे करूंगा वो फीस, मेरे पास तो 24,000 का जुगाड़ नहीं है साल का। खैर, वो जब आपके मन में विजन होता है, आपके सपने होते हैं, भगवान कहीं ना कहीं से रास्ता निकालता है, आपको वो यूनिवर्स देता है, आप कुछ नहीं देते। बट आपको इंटेंट एकदम प्योर रखना है, उसमें आपने मिलावट की तो कुछ नहीं है। फिर तो आप दूसरों पे बढ़ते हैं, पापा ने नहीं पढ़ने दिया, मम्मी ने ये टोक दिया, मम्मी ने एग्जाम देने को कहा था, मैं तो रमा यूनिवर्सिटी में फंस गई। रमा यूनिवर्सिटी से आप बहुत बड़ा अपना करियर बनाओगे, ठीक है। बस आपके अंदर बहुत प्योर इंटेंशन होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, आप उसके लिए कितना खपने को तैयार हो। वो मेरे शायद था कि वो, और कोई ऑप्शन भी नहीं था। करते तो मरता क्या ना करता, या तो भाई गांव जाके बैठ जाओ, जाके खेती वेती करो, या तो फिर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ट्यूशन वगैरह पढ़ाए, फिर उसके बाद
एक साल मैंने एग्ज़ाम दिया और मुझे पता ही नहीं था कि भैया अखबार में लिस्ट आती है, आपको देखना होता है। छूट गया। पता चला जीडी भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, सिलेक्शन भी हो गया। पिताजी ने पूछा एक दिन कि यार क्या हुआ तुम्हारे सिलेक्शन का, तुमने एग्ज़ाम दिया था? हमने कहा कुछ आया ही नहीं। कहा वाह बेटा, बहुत अच्छे लड़के हो तुम तो, अखबार में आती है लिस्ट, आपने देखा होता। हम यूनिवर्सिटी गए, फिर यूनिवर्सिटी में पता चला कि एडमिशन तो हो चुके हैं, अगले साल आइएगा। खैर वो हमने बीए में एडमिशन लिया, सेकंड डिवीजन बीए पास करी हमने पहले साल। फिर छोड़ करके मैंने वापस जर्नलिज्म का एग्ज़ाम दिया और मैंने फिर टॉप करके सिलेक्शन लिया। पहले साल भी टॉप किए थे, बट पता ही नहीं था कि हमें जीडी के लिए जाके वहाँ लिस्ट देखनी है, चस्पा होती है डिपार्टमेंट के बाहर। हमें तो लगा था घर आता होगा लेटर वेटर कोई, आप रिटर्न क्वालिफाई कर दिए, आइए सर आपका इंटरव्यू होगा। तो ये उस मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बैकड्रॉप क्या था, वो एनवायरनमेंट क्या था। हमें तो एक्सपोजर ही नहीं था, कुछ मोबाइल थे नहीं, लैपटॉप तो दूर की बात है, कंप्यूटर दूर की, टीवी तक तो घर में थे नहीं। तो जो था सिर्फ ये था कि अखबार नाम की चीज़ होती थी जो कभी कोई पढ़ने को मिलती थी। बाकी आपके घर का आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। मुझे इस मामले में मेरे पिता बहुत अच्छे मिले, जिन्होंने मुझे दुनिया की हर चीज़ बताई, अच्छा बुरा हर चीज़, ताकि प्रिपेयर रहो कि कहाँ जाने वाले हो तुम। तो वो एक मेरे लिए चेक पॉइंट था। वो चेक पॉइंट आया कि यार ये आगे गलती नहीं करनी है, कि अलर्ट रहना है, खुद भी भागना है। कोई घर आके नॉक नहीं करेगा अपॉर्चुनिटी देने के लिए। देन वहाँ से फिर एक मेहनत शुरू हुई, पढ़ाई लिखाई करी। पहला साल कंप्लीट किया, तब तक एक हादसा हो गया, मेरे मित्र की लड़ाई में मेरी आंख चली गई। क्या मतलब दोस्तों की लड़ाई में मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर को लेफ्ट आई से नहीं दिखता है। मुझे एक आंख से नहीं दिखता है, मतलब बहुत ही वैसा विजन है। ये तो कहना बेकार होगा कि अंधा हूँ, लेकिन थोड़ा सा विजन है जो गाड़ी चलाने में मुझे कंफर्ट दे देता है कि ये एनफ एक एक्सक्यूज के लिए जो लोग करते रहते हैं लाइफ में कि ये पेन कोई हो भी रहा है, ये excuse हो है। रहा है, मैं 7 तो साल ये का था एनफ तब मैं एक्सक्यूज है कि ना काम करने के लिए। बट मैं वो आपको भी बता दूं, उसको कोई भी एक्सक्यूज, और ये मैं क्या बोलने वाला हूँ, आपने तो हजारों वीडियोस देखे होंगे जो पैरालिसिस में लोग क्या क्या कर डालते हैं, कैंसर लोग को बीट कर देते हैं। मैं 7 साल का था, मुझे पैरालिसिस हो गया, मेरे पैर नहीं काम करते थे, मेरे हाथ नहीं काम करते थे। कितना 2006 में मेरी आंख का एक्सीडेंट हो गया। मेरे पास ये नहीं था कि मुझे एंकर बनना था, कहाँ मेरी एक आंख चली गई थी। सो नथिंग इज हर्डल अनलेस यू वांट इट टू बी अ हर्डल। कुछ भी हर्डल नहीं है हमारी लाइफ में, आप चाह लो कुछ भी अचीव कर सकते हो। और ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ मुझे कुछ बोलना है, मोटिवेशनल टॉक देनी है आपको। ये फैक्ट है, आप जो सोच सकते हो वो कर सकते हो। द डिफरेंस बिटवीन सोच एंड कर्म इज योर जर्नी। आप वॉक करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। सोच के बैठोगे तो कभी यहाँ नहीं पहुँचोगे, सोच के चलोगे एक न एक दिन जरूर पहुँचोगे। तो वो जर्नी मैंने कहीं बंद नहीं करी। एक एनजीओ के लिए काम किया, जहाँ मैम बता रही थी कि MIT, हार्वर्ड, येल। उसी दौरान पहला साल कंप्लीट करने के बाद ये आँख की रोशनी जा चुकी थी, तो और ये पढ़ाने वाला, पैसा कमाने वाला कि थोड़ा अपने खर्चे खुद निकालो, फीस जमा करनी है। तो अपॉर्चुनिटी आई कि एक येल यूनिवर्सिटी की एक रिसर्चर आई हुई थी यूपी, वो पॉलिटिकल सिस्टम पे वहीं बीच पड़ा था, पॉलिटिकल उसका भी, कि पॉलिटिकल माइंडसेट समझना, पॉलिटिकल बिहेवियर समझना लोगों का, कैसे लोग वोट करते हैं, ज़मीन के इश्यूज़ क्या हैं, गांव में क्या हालात हैं, शहर कस्बा गांव ये होती क्या चीज़ें हैं, पंचायत क्या होती है, रेवेन्यू विलेज क्या होता है। अभी बहुत सारी चीज़ें आप लोग को नहीं पता होंगी, लेकिन जब आप उतरोगे ना किसी रूप में, मैं आप कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट में जो लोग हैं, जो लोग FMCG में काम करेंगे, उनको तो एक एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। जितनी ह्यूमन साइकी की, ह्यूमन साइकोलॉजी की समझ होगी, उतना आपको मदद करेगा प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए, उतनी ऑफरिंग्स देने के लिए। कम्युनिकेशन के बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप समझो कि जनता चाहती क्या है, जनता क्या सुन रही है, जनता क्या पढ़ रही है। सो ये सारी चीज़ें आती है जब आप पढ़ते हो, एक एक स्टेप पे सीख रहे होते हो, ऑब्जर्व कर रहे होते हो। तो उस प्रोजेक्ट के माध्यम से मुझे गांव में काम करने का मिला। मिर्ज़ापुर नक्सल बेल्ट में मैंने काम किया, बहराइच में गांव गांव घूमा। सो उस एज में 17-18 साल की एज में इतना एक्सपोजर मिल जाए अपने लिए तो भैया बहुत बड़ी चीज़ है। पैसे मिल रहे हैं उस काम के। कहाँ तो इंटर्नशिप के लिए लोग पैसे देते हैं कि मैं इंटर्नशिप दे दूँ, उल्टा वो हमें पैसे दे रही थी मैडम। हमने कहा अंग्रेजी तो बोलनी है, बोल लेंगे अंग्रेजी, कौन सी दिक्कत है, अंग्रेजी ठीक ठाक सी आती थी। तो अंग्रेजी को मैडम को सुनाना होता था शाम को फ़ोन करके, मैडम आई वेंट देयर एंड वी मेट दीज मेनी विलेजर्स, आई फिल्ड दिस फॉर्म, आई एम जस्ट सेंडिंग इट ऑन योर मेल। बस इतना अंग्रेजी बोलनी होती दिन भर में, हो गया काम। गांव में तो जाकर के आपको अपने अंदाज में बात करनी है। बट वो जो लर्निंग थी, वो गांव गांव जाना, घर घर जाना, लोगों को समझना कि लोग के दरवाजों पे जो ये चित्र कथाएं बनी होती है ना, वो क्यों होती हैं, उसके पीछे हिस्टोरिक रीजंस होते हैं, उसके पीछे ट्रेडिशनल रीजंस होते हैं। तो एज अ जर्नलिस्ट उसने मुझे बहुत हेल्प किया
कि गांव में अक्सर आप गांव के जब बीहड़ में जाओगे, बहराइच वगैरह में जाओगे, या फिर अगर अपने ईस्टर्न बेल्ट में जाओगे तो वहाँ आपको मिलेगा, या राजस्थान में भी वो देखने को मिलता है कि लोग अपनी घरों की शादियों में कार्ड्स नहीं छपवाते, वॉल पेंटिंग्स होती हैं। उस घर के बाहर मिट्टी की दीवार पे वॉल से पेंट किया जाता है, उसमें लिखा जाता है शबनम वर्सेस शबनम वेट्स शकील, और उसमें आप पूरा गांव आमंत्रित, पूरा गांव आता है उस शादी में। हाँ, तो ये हमारे देश का कल्चर रहा है। कार्ड तो हमने छापने शुरू कर दिए शहरों में, गांव में तो आज भी वैसे ही शादियां होती है, लोग जाते हैं एक दूसरे के यहाँ, व्यवहार करते हैं, खाना खाते हैं। सो वहां से फिर बहुत सारे जेनिफर के जो फ्रेंड्स थे, जो हार्वर्ड में, संतोष जी थे एक, अभी भी है हार्वर्ड में, MIT से एक थर्ड आए थे, थर्ड डेनिंग नाम था उनका, उनके साथ मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम किया, चंडीगढ़ में काम किया, भोपाल में काम किया, बहुत बहुत घूमा मैं। लेकिन वो घूमना घूमने के लिए नहीं था। मैं आज भी अपनी वाइफ से कहता हूँ कि यार मैंने तो जिंदगी में, वो कहती तुमने तो पूरा देश घुमा, मैंने कहा घूमा कहाँ है, गया हूँ बस, वो स्टेशनों पे उतरा हूँ, काम किया, काम करके वापस चला आया। अब वही फ्लाइट से चलता हूँ तो फ्लाइट से बैठता हूँ, उधर से उतरता हूँ, उधर से वापस आता हूँ। मेरी जर्नी होती है प्लेन, प्लेन के बाद गाड़ी, गाड़ी से इधर वापस चले। क्या देख रहे हैं? अब ऑब्जर्वेशन मेरा बहुत कमजोर हो गया है, क्योंकि अब आप लोग से नहीं मिल पाते, आप क्या मीटिंग करनी, मीटिंग से चले आना है। बट जितनी भी जर्नी होती है, मैं रोड ट्रैवल, आप पूछ रहे थे कि आप रोड से आए दिल्ली से, मैंने कहा रोड से आना बहुत, एक तो वजह, एक हेल्थ रीजंस ऑब्वियसली, बट आपको जो लाइफ रोड पे मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। हवाई जहाज में आपको कभी भी अच्छी लाइफ नहीं मिलेगी। वो प्लास्टिक लोग मिलेंगे, प्लास्टिक स्माइल्स वाले, वो जिनको विंडो सीट चाहिए होती है, आयल आयल नहीं चाहिए होता है, ठीक है, वो डिफरेंट लोग चाहिए होते हैं। वहाँ पे उनको जाके ही अलग बिहेव करना होता है। वो होगा मेरे इंदिरा नगर का, लेकिन वो अलग बिहेव करेगा जा करके वहाँ पे फ्लाइट में, वो जबरदस्ती वो कॉफ़ी मांग लेगा, भले ही उसे 200 रुपये का भी बड़ी महंगी लगेगी। बट दिस इज हाउ द कंस्ट्रक्ट इज। हमें कंस्ट्रक्ट ऐसे बनाया गया है कि हमें अमीर दिखना है। अमीर किस बात के लिए दिखना है? आप अमीर हो ये काफ़ी है, या आपको नॉलेज है वो काफ़ी है, जहाँ जरूरत हो वहाँ उसका प्रदर्शन करना। तो वो सीखते 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 मीडिया में समय बढ़ रहा था, लगातार नौकरी कर रहे थे। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में एक कुछ ऐसी चीज़ हुई कि मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरी मन नहीं था छोड़ने का, कुछ ऐसा हुआ, सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि मुझे वो लगा कि ये नौकरी करना यहाँ उचित नहीं है। बॉसेस से कुछ ये मान लीजिए कि समझ में नहीं आया बॉस, मुझे लगा यार ये इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। काम अच्छा था, अच्छी सैलरी थी उस ज़माने में, आप 18-19 साल में ठीक ठाक अच्छा कमा रहे हैं, 20 साल उम्र रही होगी, दिल्ली शिफ्ट कर गए थे, इंडिपेंडेंट थे, पैसा घर भेज पा रहे थे, किराया घर का हम दे रहे थे। इससे बड़ी एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लड़के के लिए क्या अचीवमेंट होगी? बस यहीं तो लाइफ सेट है। बट वो 6 महीने बाद नौकरी छोड़ दी हमने। फिर वो 1 साल आया जिसमें जॉब नहीं थी। उस जॉब में थर्ड डेनिंग, इस तरह के जो मेरे संपर्क थे, जिनके साथ मैंने काम किया था, इन्होंने बहुत हेल्प किया कि अपने कुछ कुछ प्रोजेक्ट पे मुझे अपना भेज देते थे, मेरे खर्चे निकल जाते थे। फिर उसी दौरान क्या हुआ कि जब आप यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सोल्यूशंस। गाँव के लिए मैंने इतना ट्रैवल किया, तो उसमें एक रूरल इकोनॉमी पे मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट था, तो मैंने वो दिया मिनिस्ट्री से। अब मैंने, आप सोचो PNT पे, आप लोग सोचोगे कि कोई कांटेक्ट हो तब जाओ किसी से मिलने, पापा किसी को बोल दें, सर किसी को बोल दें तब जाओ। मेरे ज़माने में क्या था, PNT पे, मिनिस्ट्री पे, दिल्ली में सेंट्रल पार्क में बैठ करके हम फ़ोन करते थे, और पहाड़गंज के एक होटल में रहते थे जहाँ 300 रुपये किराया होता था उसके दिन का, और वहाँ जा करके फ़ोन करते थे मिनिस्ट्रीज़ में कि हमारा कोई फ़ोन उठा ले। फिर उनसे अपॉइंटमेंट मांगते थे कि मंत्री जी को प्रोजेक्ट दिखाना। कौन भाई तुम, मंत्री जी से मिलना है? तो फिर एक IS से मेरी बात थी, उनका नाम आज मैं जरूर लेना चाहूँगा, हो सकता है वो सुने कभी, वो भी कहीं हैं आजकल सीनियर पोजीशन पे होंगे। उनका नाम सम ठाकुर हैं, IS 1990 बैच के हैं। उन्होंने इतना सपोर्ट किया, मैं आप सबको बताऊंगा कि ऐसे लोग आपको एंजल्स की तरह मिलते भी हैं, क्योंकि आपके अंदर वो कमिटमेंट होता है। उन्होंने फ़ोन पे बात की, उन्होंने बोला कि आप कौन? मैंने कहा मैं सर ये हूँ, मेरी एक फाउंडेशन है, NGO है, हमने कुछ रूरल इकोनॉमी के लिए बनाया, तो वी वांट टू प्रेजेंट आइडिया। उन्होंने बुलाया यार, 2 मिनट का टाइम मिनिस्टर ने हमें दिया था। सोचिए 2 मिनट का टाइम एक मिनिस्टर आपको दे रहा है, एंड ही सिट्स विद यू फॉर एन आवर। 1 घंटा वो आपका आइडिया सुन रहा है। देन ब्यूरोक्रेसी आती है। आप पहाड़गंज में तो 4 दिन रह सकते हो, पैसे खत्म, उसके बाद आपको तो वापस आना है लखनऊ। तो 4 दिन बाद हमने फ़ोन किया कि सर क्या हुआ, हमें तो वापस जाना पड़ेगा। कहते हैं बेटा थोड़ी दिन रुक जाओ, फ़ोन करेंगे आपको। फिर वो कभी हुआ ही नहीं फ़ोन। वापस से जब उनका मिनिस्टर का चेंज हुआ, उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया, वहाँ भी यही चीज़, वहाँ पे जाके बैठने लगे, और वहाँ मुझे दामाद बोलने लगे थे वहाँ के मिनिस्टर का, कि इनका दामाद है आ गया। सुशासन जी एक उनके चपरासी हुआ करते थे, उनको 4th क्लास में। तो वो मुझे पंचम तल पे ऑफिस था दिल्ली में, परिवहन भवन की एक बिल्डिंग है संसद भवन के पास में। आप ये समझ लो हफ्ते में 5 दिन में जाके बैठा रहता था। ये कमिटमेंट चाहिए ना।
मेरे लिए वो शर्म की बात नहीं थी, मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी थी कि मुझे वहां जाना है। जब तक मुझे ये काम नहीं मिल जाएगा मैं आता रहूंगा, तो मेरे पास तो और कुछ काम है नहीं। तो मैं गया, जाता रहा। और आप लोग को मुझे वो प्रोजेक्ट मिला नहीं हुआ, एक आईएएस का मैंने प्रमोशन रुकवा दिया, इतना मैंने जरूर किया। मैंने मिनिस्टर को शिकायत की, इसने बंदे ने पैसे मांगे मुझसे, और लिटरली उसने कहा हमारा क्या कमीशन होगा भाई, एक होता है हमारी सोसाइटी में, ये सब चलता रहता है। अब तब वो ईमानदारी का कीड़ा था, समझ में आया कि भाई इतना भी ईमानदार नहीं होना चाहिए। तो वहां पे एक साल मतलब करीब मैं 6 महीने 8 महीने लगातार गया, और मैंने अपने मेट्रो के पैसे बस खर्च किए होंगे, वहां से पैदल जाता था उनकी मिनिस्ट्री। क्यों? पैसे तो है नहीं, और क्यों पैसे इन्वेस्ट करता हूं जब तक काम ना दे दे वो। अल्टीमेटली वो काम नहीं हुआ, लेकिन लर्निंग जो हुई वो आज तक मेरे साथ है, और मुझे जिंदगी ताउम्र मेरे साथ रहने वाली है कि कैसे आपको मिनिस्ट्रीज में रहना है। कल को हम मंत्री बन जाएंगे हो सकता है, तो मुझे कैसे मंत्री के तौर पे बिहेव करना है, कैसे आईएएस आपको मैनिपुलेट करते हैं, कैसे आपका सिस्टम काम करता है। तब वो राजस्थान रॉयल्स, एक नया आईपीएल शुरू हुआ था, तो राजस्थान रॉयल्स के फाउंडर से मेरी दोस्ती हो गई थी। सोचिए, आपको क्या लगता है, अरे यार यहाँ बैठेंगे ये तो फायदे हैं, कम से कम मैगी खा रहे हैं उनके साथ बैठ करके, कॉफी पी रहे हैं। तो सीखने के लिए बहुत कुछ था। देन वापसी जर्नलिज्म में हुई। 11 साल मैंने जर्नलिज्म में काम किया, और जब मैंने नौकरी छोड़ी तो मैं टाइम्स इंटरनेट ग्रुप, आप हो सकता है कुछ लोग जानते हो, उस ग्रुप में नेशनल सोशल मीडिया हेड था, और सिर्फ मेरे पास एक 6 महीने का प्रोजेक्ट था। 6 महीने बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। 70-75 हज़ार रुपये सैलरी थी उस समय। घर वालों को लगता था अब तो मेरा लड़का साथ की शादी कर दो बस। आए दिन फोन आते रहते थे कि तुम्हारी शादी के लिए लड़की का रिश्ता आ रहा है। मैं कहता रुक जाओ थोड़ी देर, अभी तो लड़का जवान हुआ है, कुछ तो मजे करने दो। वो दिल्ली की हवा लगी थी शुरुआत वाली, कि थोड़ा सा घूमना घामना है, मुरथल जाना है रोज। मुरथल एक जगह है दिल्ली में, पराठे खाने जाते हैं वहाँ पे। तो वो हफ्ते में 2 दिन वहाँ पराठे खाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, कि लगता था कि आप 75 हज़ार में भी अगर पराठे नहीं खाए तो फिर क्या मतलब है। अगर अभी भी मैंने मुफ्ती की शर्ट नहीं पहनी तो क्या, वो थान वाले कपड़े कटवा के सिलवाते थे पापा लोग। बाद में थोड़ा ब्रांड का शौक लगा कि यार ये अब तो एडिडास के जूते आने चाहिए, अब तो नाइकी पहनना चाहिए, ठीक है। वो सबके सपने होते हैं, आप सब भी रिलेट कर रहे होगे कि ये सपने होते हैं, ब्रांड पहनेंगे, गुची प्राडा पहनेंगे, अब मेरे पास अच्छा वेफेयर होना चाहिए। लेकिन वो हर चीज का टाइम होता है। मैंने इंश्योर किया कि जब मेरी इनकम इतनी होगी कि मेरे पास 75% बचेगा, तब मैं अपने शौक पूरे करूंगा। वो आई एम इंश्योर दैट, एंड इट वाज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन कि ब्रांड में नहीं जाना है। तब तक अपने आप को डाउन टू अर्थ रखो, या फिर बहुत ग्राउंडेड रखो, जब तक आपको लगता है कि आपके पास 75% सेविंग नहीं है। देन नौकरी छोड़ना, मेरे मामा जी मुझे फोन करते हैं, बेटा नौकरी छोड़ रहे हो तुम? मैंने कहा हाँ मामा जी। अब मेरी माता जी ने मुझे फोन नहीं किया, मेरी माता जी ने मामा को फोन किया कि उसको समझाओ, पागल हो गया लड़का, छोड़ के नौकरी आ रहा है 6 महीने के लिए। कितना समझाया उन्होंने कि अब क्या करोगे, घर सेट हो गया है, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे घर की स्थिति ठीक हुई है। और इमोशनल ब्लैकमेल किया, प्रॉपर एकदम फुल ऑन डोज दी उन्होंने मुझे आधे घंटे। और मैं अपने क्लाइंट के पास गया हुआ था मिलने के लिए, मीटिंग के लिए, और मैं वहीं उसके बाहर पोर्च में घूम घूम के समझा रहा हूँ कि नहीं मामा जी सब ठीक हो जाएगा, आप एकदम चिंता मत कीजिए, इतना पैसा मैं कमा लूंगा, अगले 1 साल का पैसा रहेगा मेरे पास। फॉर्चुनेटली वो हमने काम किया, उसी का रिवॉर्ड था कि मुझे सीएम योगी जी के साथ लगाया गया। एंड इट वॉज नॉट कि मैंने एप्लीकेशन डाली, मुझे बुलाया सीएम ने कि आप हमारे साथ काम करो। तो ये होता है, वो जो 10-12 साल की मेहनत थी, 15 साल की मेहनत थी, वो वहाँ पे जाके आपको लगता है कि सफल होती है। मुझे आज भी वो मोमेंट नहीं भूलता है कि मैं जिस इनोवा से सीएम ऑफ हाउस में पहली बार घुसा, मुझे वो मोमेंट याद है कि वो दरबान आपको यूं सैल्यूट करता है, कि आपको लगता है कि यार कोई बड़ा आदमी आया है मुख्यमंत्री से मिलने। मुख्यमंत्री की शपथ हुई थी बस। आप ये यकीन मानिए कि वो मेरे गूज बम्स वाले मोमेंट होते जब मैं इस मोमेंट की बात करता हूँ। मुख्यमंत्री के सामने बैठा हूँ, मुख्यमंत्री मुझसे पूछ रहा है आपने बहुत अच्छा काम किया निखिल, आप हमारे लिए क्या करेंगे? मैंने कहा प्रेजेंटेशन रेडी है सर, क्योंकि मुझे तो इसी का मोमेंट का इंतजार था कि आप मुझे बुलाओ और मैं आपको कुछ प्रेजेंटेशन दूं। लेकिन वहां के बाद असली यात्रा शुरू होती है। हमें लगता है कि बस अब तो ये आ गया मजा वाला मोमेंट। वो एक्चुअली वहां से असली स्ट्रगल शुरू होती है, क्योंकि वहां तो आप असली तालाब में आए हो ना, वहां मगरमच्छ हैं। अभी तक तो आप बकरियों के बीच में थोड़ा बहुत खेल रहे थे, वहां पे ब्यूरोक्रेट्स और पूरी पॉलिटिक्स और ये शुरू हो गई सब। तो लेकिन एक अच्छी चीज थी कि वो मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने का जो अनुभव था, वो इतना, उनके साथ जब इंटरेक्शन होता था वो इतना पॉजिटिव होता था। उनका विजन लगता था कि यार ये बंदा ऐसा है तो मतलब मेरे दुख क्या ही है, दुख है फिर तो। और आपको यकीन नहीं होगा कि बाहर बैठ के कोसना बड़ा आसान होता है, मैं भी ये काम कर सकता हूँ, लेकिन
जो उस चेयर पे बैठा है उसके आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते उस पर कितना प्रेशर है, और खासकर जब आपकी गवर्नमेंट सेंटर में भी हो, क्योंकि वहाँ से भी आपको इंस्ट्रक्शन आ रहे होते हैं, कितना कुछ मैनेज करना होता है, कितना बड़ा स्टेट है। छोटी सी घटना हो जाती है, मैं क्योंकि सोशल मीडिया देखता था, कुछ भी होता था सिर्फ सीएम ऑफिस से फ़ोन आता था, क्या हो गया, आपको पता नहीं था, ये हमें बताया क्यों नहीं। छोटी छोटी चीज़ें तो हमारे लिए, एक आपके लिए हो सकता है यहाँ पे रोड पे जो एक्सीडेंट हो रहा है वो छोटा हो, वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक भी जान अगर जाती है तो उसकी रिपोर्ट कहीं ना कहीं हो रही होती है। बस बहुत सारी चीज़ें विजिबल नहीं होती हैं, बहुत इनविजिबल सिस्टम काम कर रहा होता है जब आप उस लेवल पे काम करते हैं। खैर वहाँ चैलेंजेस थे, 2 साल हमने काम किया वहाँ मुख्यमंत्री जी के साथ में। फिर हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, तो हमारा प्रोडक्ट जो था उनके साथ काम करने का, उसकी रिश्ते की एक्सपायरी डेट आ गई, हमें छोड़ा वहाँ पे। एंड अच्छे एक्सपीरियंसेस पे नोट पे नहीं छोड़ा, क्योंकि वो कुछ मुख्यमंत्री जी के साथ ठीक था, बाकी सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गया था, तो लड़ाई झगड़ा वड़ा करके मैं फुल ऑन बाहर निकला। मैंने कहा ऐसे तैसी मैं तो जाऊँगा कहीं और काम करूँगा, तुम्हारी कैसी। फिर बाहर निकल के लगता है कि यार वहाँ पे जो लोग उस समय देख रहे थे, यार मुख्यमंत्री के यहाँ काम कर रहा है, फिर घर वालों को लगा यार तुम तो यार हर जगह लड़के बैठ जाते हो। लेकिन वो इंटीग्रिटी बहुत मेंटेन करना जरूरी है। आपने कॉम्प्रोमाइज़ अपने साथ किया, हर किसी का कॉम्प्रोमाइज़ का लेवल अलग होगा, हर किसी की इंटीग्रिटी का लेवल अलग होगा। जैसे सोख्ता कागज होता है ना, सोख्ता कागज कुछ मोटे होते हैं, कुछ बहुत पतले होते हैं, तो वो आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए कि मुझे कहाँ तक सहना है। ये गुड टच बैड टच जो सिखाया जा रहा है ना, इसके बीच में हर चीज, हर किसी को, लड़कों के लिए भी है कि आपको कहाँ तक अपमान सहना है, कहाँ तक आपको समझौते करने हैं। और ये इंटीग्रिटी मैं आपको बताऊंगा, आप मेरी बात से कुछ लेना ना लेना, ये जरूर सीखना कि अपनी इंटीग्रिटी का एक मीटर बना लो कि 10 में से 5 तक जाऊंगा, मैं 7 तक जाऊंगा, मैं 8 तक जाऊंगा, उसके बाद मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। वो अगर आपकी जिंदगी में है तो आप आगे बहुत जाओगे। आपको अपने आप से कभी दुख नहीं होगा, गिल्ट नहीं होगा कि मैंने गलत कुछ कर लिया। और मुझे फिर बुलाया गया दिल्ली, वहाँ छोड़ना, और मुझे दिल्ली कॉल आना कि आप दिल्ली आ जाइए, मोदी जी का इलेक्शन है। वहाँ फिर मैं लगातार काम कर रहा हूँ और मेरी कंपनी भी लगातार इधर उधर काम कर रही है। बीच में हेल्थ के, जब आप एंटरप्रेन्योर होते हैं तो आपको हेल्थ सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। तो आपको ना खाने का टाइम है, जो आपको छुट्टी की, एज एन एम्प्लॉई मैं सोचता था कि मुझे छुट्टी चाहिए होती है वीकली, आज वो छुट्टी पता नहीं कितने साल पहले मैंने ली थी, मुझे खुद याद नहीं। 8 साल हो गए मुझे कंपनी चलाते, और मुझे वेकेशन जैसा वेकेशन याद नहीं है, सिवाय मेरी शादी के जो समय था, क्योंकि वो कंपलसरी वेकेशन घर वाले दिलवा देते हैं, नहीं तो उसको तो आप कर ही नहीं सकते। सो ये सारी जो यात्रा मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए कि ये अप्स एंड डाउन्स है ना, ये कभी भी रोड स्ट्रेट नहीं है, ये दिस इज नॉट एन एक्सप्रेस वे। ये जो जर्नी है, चाहे वो आपके जॉब की हो, चाहे वो एज एन एंटरप्रेन्योर हो, किसी भी तरह की जर्नी है, वो इट्स ऑलवेज गोना बी वोलेटाइल। यूं हार्ट जैसे रेट चलता है ना, आपने कभी देखा है हार्ट का मॉनिटर कैसे चलता है आईसीयूज में? अगर आपने देखा हो, या अगर किसी ने ईसीजी देखा हो किसी का, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मैंने 10 बार कम से कम अपना ईसीजी कराया है। ऐसे ऐसे करके चलती है, और जहां वो स्ट्रेट लाइन का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? इट्स अ डेड। स्ट्रेट लाइन इज नेवर रिकमेंडेड, नोवेयर एट ऑल। और मैं इसलिए नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ईसीजी की वाइट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन और लाइफ के वाइट स्ट्रेट लाइन सेम होती है, एग्जैक्टली सेम होती है। जो लोग एकदम सीधे चलते हैं वो कहीं नहीं पहुंचते। आप लोगों ने आजकल एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है वो क्लिप देखा होगा कि आप 2 बॉल्स हैं, एक का रास्ता यूं यूं करके है और एक का रास्ता यूं करके पैराबोलिक है, और एक का रास्ता ये तिरछे। अब सबसे पहले किसका बॉल आएगा बताओ आप लोग स्टूडेंट्स? जो वेव में है। और बताओ कोई? एक तिरछा है ऐसे आ रहा है, एक पैराबोलिक है और एक वेव में। सबसे पहला बॉल नीचे कौन सा आएगा? पैराबोलिक और स्लाइड वाला। यही गलती है। ट्रू, स्ट्रेट वाला सबसे लास्ट में जाएगा, सबसे पहला जाएगा वेव वाला। क्यों? उसे वेलोसिटी मिल रही है, जैसे ही वो नीचे आता है उसका फोर्स बढ़ता है। ऑन एवरी टर्न द वेलोसिटी इंक्रीजेस। साइंस, प्योर साइंस। तो यही लाइफ है। लॉस का मतलब कभी नहीं होता है कि इट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, यू आर टचिंग द रॉक बॉटम बट यू आर गोना कम अप वेरी फास्ट बिकॉज यू हैव कम फ्रॉम समवेयर, यू हैव फॉलन फ्रॉम समवेयर, द वेलोसिटी इज देयर। तो रॉक बॉटम मेरी जिंदगी में बहुत सारे आए हैं। एक ऐसा मोमेंट भी आया जब मेरे पास सैलरी देने के पैसे नहीं थे अपने एम्प्लॉइज को, करीब
22 लाख रुपए सैलरी जानी थी और मैं वैष्णो देवी माता के ऐसे खड़ा था कि पैसे कहीं से आ जाए मैडम, माता जी मैं आपके कुछ भी कर दूंगा, आप बस इतना करा दो। लिटरली मैं आपको ये ड्रामे नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ आपको। मुझे एक्सपेक्टेड थे कि मेरे कुछ पेमेंट्स आने आ जाएंगे और सैलरी चली जाएगी। और नए साल का वो समय 2021 का पहला महीना था, जनवरी, और कोविड जस्ट खत्म भी नहीं हुआ था। मैं CPR टेस्ट करा करके बढ़िया उधर घूम रहा था। मुझे लगा पैसे तो है नहीं, चलो घूम के आते हैं, क्या करेंगे, बुरा क्या होगा। तो मैं अपनी कार खरीदी थी नई नई 1 साल पहले, उसको लेके चला गया, पूरा हिमाचल घूम रहा था, ये सब कर रहा था। आपको सिर्फ इस बात का विश्वास होना चाहिए कि आपने अगर अच्छे काम किए हैं तो कभी आपके साथ बुरा नहीं होगा। थोड़ा सा फेज आ सकता है बस, और आपको यकीन नहीं होगा, सिर्फ 3 दिन के अंदर मेरे पास कहीं से पेमेंट आया और सबकी सैलरी टाइम पे गई। हमारे यहाँ तारीख है 7 तारीख को सैलरी जाती है, 7 तारीख से पहले ही पेमेंट आ गया, 7 तारीख को ही सैलरी गई। और मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, सिवाय इसके कि हमने एक जर्नी तय की है और वो जर्नी में इंटेंशन है। कमिटमेंट एंड इंटेंशंस आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइव्स। अगर आपकी ये 2 चीजें सही हैं, बॉडी में क्या है हार्डली मैटर्स, ब्रेन में क्या है हार्डली मैटर्स। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो रिटार्टेड हैं लेकिन दे आर डूइंग एक्सीलेंट थिंग्स। कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी कैन नॉट स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर ड्रीम्स, फॉर फुलफिलिंग योर ड्रीम्स। इट्स जस्ट हमारे खुद के एक्सक्यूजेस। सो फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये जो मैंने आपको रास्ता बताया कि अच्छे अच्छे लोगों से मिला, बहुत बुरे समय भी देखे कि खाने के पैसे नहीं होते थे, ट्रैवल के पैसे नहीं हैं, शिकंजी पीने के पैसे नहीं होते थे। आज शिकंजी पीने का टाइम ही नहीं है, आज डॉक्टर मना कर रहा है सिर्फ इलेक्ट्रॉल पियो, कमा रहे हैं पैसे। लेकिन ये तो चलो इसकी वजह से है कि हमने अपने शरीर पे बहुत ध्यान नहीं दिया, हमने सिर्फ काम किया, सिर्फ काम किया। एक जो चीज़ आप लोग को समझनी होगी कि आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में इतना कभी मत इन्वॉल्व हो जाना कि अपने सेहत पे ध्यान मत दो, क्योंकि सेहत है ना, एक हमारे यहाँ कहावत है, सेहत लाख नियामत। क्यों बोलते हैं वो, कि जो सारी खुशियां हैं वो इसलिए हो, आप एंजॉय तभी कर पाओगे जब आपके पास हेल्थ है। तो काम करो, अपने बिजनेसेस सेटअप करो, पढ़ाई करो, जॉब करो, लेकिन उतना करो कि आप अपने को टाइम दे पाओ, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करो, फैमिली को टाइम दो, खुद को टाइम दो। ये सफरिंग है। आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा था, सफ़र कहाँ से और सफ़र का है। अब कुछ थोड़ा सा मैं और क्लियर हो रहा हूँ, जैसे कि ये जो आप जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं या बड़े क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, मैं पिछले जो गेस्ट थे वो बड़े कारपोरेट क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे थे, और आप हैं जो बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं देखा आप उसका नैरेटिव सेट करते हो, मतलब पार्टी वो फॉलो करेगी जो आप सेट करोगे। नहीं ऐसा नहीं होता है, इट्स नॉट लाइक दैट। हम वही नैरेटिव सेट करते हैं जो पार्टी का नैरेटिव होता है। जस्ट दैट कि पार्टी के नैरेटिव को समझना, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना, उसको बस कैसे आप मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ कैसे आप इम्पैक्ट वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, दैट लाइज इन योर हैंड। दैट मींस अब ये सोच सकते हैं कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज पे बिजनेस पे चल रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा कहूंगा, और सिंपल बोलता हूँ उसको, जैसे कि मैं पॉलिटिक्स बोलूँ, बहुत इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ उस तरीके से नहीं, लेकिन जब पॉलिटिक्स है ऑलरेडी वो एक पार्ट है, उसको आप अलग तो नहीं कर सकते हो। पहले के पॉलिटिक्स जहाँ पर मतलब जैसे मैं बोलूँ अटल बिहारी वाजपेयी की बात करूँ, ठीक है, वो हर जगह पर उनका रिस्पेक्ट है और उनके अलग तरीके से उनके नैरेटिव होते थे। उनका मतलब ये था कि वो किसी पार्टी का विरोध कर सकते थे, किसी पर्सनल वाइज नहीं करते थे। मगर अभी की जो डिजिटल मार्केटिंग और जो मीडिया सपोर्टिंग आ रहे हैं, कुछ आपने रील्स की जब आप बात कर रहे थे, कुछ रील्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिक टारगेट करते हैं, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा अभी, आप समझ गए होंगे किसके लिए बात कर रहा हूँ। नहीं मैं एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन हाँ। फिर भी मतलब किसी स्पेसिफिक को कुछ एक निक नेम दे दिया और वो नेटिव चल रहा है, वो एजेंडा चल रहा है, वो इधर से भी चल रहा है, पार्टीज के लिए चल रहा है। आपका इशारा किधर है, हाँ। मैं समझ गया। देखिए ये सारी चीजें पॉलिटिक्स में क्या है ना, कि पॉलिटिक्स जैसे सोसाइटी की तरह ही है। हमारा सोसाइटी का ही तो एक रिफ्लेक्शन है पॉलिटिक्स में। जिस तरह हमारी सोसाइटी में तौर तरीके बदलते हैं, उस तरह पॉलिटिक्स के भी तौर तो तरीके क्या ये बदलते इसके लिए क्या ये भी मतलब नैरेटिव वहां सेट होता है कि किसी को टारगेट करना है, पर्टिकुलर चीजों को, पर्टिकुलर पर्संस को, ये किसी तो आप पार्टी क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच में तो आप बताते हो ना किस बैट्समैन को कौन सी बॉल फेंकनी है। ठीक है, विराट कोहली बाउंसर नहीं खेल पाता, उसे बाउंसर ही फेंकी जाएगी। जो यॉर्कर नहीं खेल पाता, उसे यॉर्कर दी जाएगी। अब इससे ज्यादा मैं क्या स्पष्ट करूं। ठीक है। वो पॉलिटिकल के साथ आप काम करते हो, आपके आंसर भी कैंडिडेटली आते हैं वैसे पॉलिटिकल वाले की तरह ही। ठीक है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जैसे अभी आपने बोला पर्सनल, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यहाँ पर जब भी कोई एंटरप्रेन्योर है, उन दैट टाइप में पर्सनल लाइफ बहुत फिट होनी चाहिए।
और वही हैम्पर भी करती है। अब वो नहीं करती तो आप प्रोफेशनली आप कुछ परफॉर्म नहीं कर पाते हो। तो दो चीज़ें हैं, जो तो आपका जो फिजिकल प्रॉब्लम जो था दो, उस टाइम का सपोर्ट ऑब्वियसली था ही था, लेकिन जब आप ये क्विट करते हो अपना जॉब को आप चेंज कर देते हो, वो हर मामा जी जो है वो हर घर में है, वो हर सबके पास है, ऐसा नहीं कि अकेले आप हो, बट वो डील करना उन मामा जी लोगों के साथ में, बुआ जी लोगों के साथ में, जो जो ज़्यादा केयर करते हैं इन चीज़ों की। देखिए ये सब उनका कंसर्न है, प्यार है। आपके पास ऐसी फैमिली है जो आपको फ़ोन करके कह रही है, तो ये आपको फॉर्चुनेट मानना चाहिए खुद को, पहली बात तो। इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि वो मुझे परेशान कर रहे हैं, वो रास्ता नहीं रोक रहे हैं आपका। वो चिंतित हैं आपके लिए भाई, कि आप ऐसा ना हो कि जो सेट सटाया तुम्हारा जीवन है उसको तुम बर्बाद करके बैठ जाओ। तो देयर कंसर्न इज़ वेरी लेजिटिमेट। ऑल यू नीड टू डू इज़ कि आप उनको ये फेथ एक्सेप्ट करा लो, या उनको ये यू जस्ट मेक देम बिलीव कि यार व्हाटएवर यू आर गोना डू इज गुड फॉर द फैमिली, इज गुड फॉर योर फ्यूचर। सो आपके आपकी क्षमताओं में उनका विश्वास तभी बढ़ता है, ठीक है। और मेरे पास मेरे फादर थे, मेरे फादर साहब ने मेरा इतना सपोर्ट किया, ही नेवर ऑब्जेक्टेड ऑन एनी ऑफ माय डिसीजंस। और मेरी माँ ने भी मुझे कभी मतलब कंसर्न रही, बट वो पापा से ही कहती होंगी, मुझसे तो बहुत उन्होंने ऐसे कभी खुल के नहीं वो कहा। बट ये फैमिली होना, और ये हम सबकी जिम्मेदारी, आजकल के समाज में मैं देख रहा हूँ कि फैमिली कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है। जॉइंट फैमिलीज तो एकदम ही खत्म हो चुकी हैं, और जो पर्सनल फैमिलीज है, मतलब जो एक न्यूक्लियर फैमिलीज है, वो न्यूक्लियर इतनी हो चुकी हैं कि बस अपने भाई को भी नहीं देखना है, या अपनी बहन है तो उसको भी नहीं देखना है। ये बहुत गलत है। ओके। अगर आप फैमिली को लेके चल सकते हो, मेरा आज भी मेरी वाइफ के साथ सिर्फ एक डिस्कशन होता है कि वो ये हमेशा कहती है कि तुम्हारा फैमिली सिर्फ 4-5 लोग की नहीं है, तुम्हारी फैमिली तो 50 लोग की है। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि मेरी जो पूरी एक्सटेंडेड फैमिली है मेरी नज़र में है वो, या अगर कहीं भी कुछ होता है तो मैं वहाँ सबसे पहले फिजिकली वर्चुअली होने का कोशिश करता हूँ। तो ये आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि लंबी रेस के घोड़े बनना है ना, तो अपने अपने जो ये होते हैं ना एथिक्स और वैल्यूज़ को बड़ा करो। वैल्यूज़ बहुत काम आएंगे, जितने आपके स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ होंगे उतने ही आपको मदद करेंगे ये झंझावात ज़िंदगी की जो आती है ना उनको झेलने में। फैमिली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, बिकॉज सारे दोस्त एक दिन शादी हो जाएगी, सब अपनी अपनी लाइफ में बच्चे खिला रहे होंगे, फिर आपके कॉल्स नहीं ले पाएंगे, ठीक है। किसी का ब्रेकअप होगा, कहीं और शादी करेगा, तो ये सारी ज़िंदगी में सब कुछ होगा, लेकिन आपके पास एक जो चीज़ कांस्टेंट रहने वाली है वो एक आप खुद हो। मतलब खुद माने आपके जो विचार हैं वो कैसे आप उनको विचारों को शेप करके अपने साथ रखते हो, और दूसरी आपकी फैमिली। पेरेंट्स की जरूर सेवा करो यार, पेरेंट्स आपके लिए सब कुछ करते हैं, और अगर आप पेरेंट्स के पैर भी नहीं दबा पा रहे हो ना जा करके, तो ये आपको तो शर्म करनी चाहिए। फिर कभी भी घर जाओ तो कब से कोशिश करो कि पैर दबाओ। पैर जो बच्चे छूते नहीं है, प्लीज़ पैर छुओ, वहाँ ना सब कुछ है, सारे भगवान वही हैं, सारा अल्लाह, सारा वाहिगुरु। अब जाता आता हूँ मैं वापस से कि अब ये बच्चों की प्रॉब्लम है, जब ये स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं, कुछ नया करने को सोचते हैं, तो पहला एक बहुत कॉमन बहाना जो मैं पिछले 4-5 साल से सुन रहा हूँ, बहाना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो अभी आप एग्जाम्पल हो उसका, कि फंड नहीं मेरे पास, इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मैं बता दूं कि सर का जो कंपनी है आज तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, बूट स्ट्रैप पे चल रही है। मतलब कि इसमें किसी से ना बोरो किया है ना किसी का इन्वेस्टमेंट लिया है, खुद के ही फंड्स हैं, खुद ही अरेंज किए हुए फंड्स हैं। तो ये देखिए आपका एक और ही बड़ा एक्सपेंसेस है कि यहाँ पर जो बड़ा जो कांस्टेंट है, सोशल मीडिया की बात करें या फिर कोई मीडिया पार्टनर में, वहाँ पर एक सैलरी बड़ा कांस्टेंट होता है पे करने के लिए। तो ये इसको बूट स्ट्रैप में लाना। देखो बूटस्ट्रैप का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं आपको समझाऊं। बहुत सारे लोग को बूटस्ट्रैप नहीं पता होगा, फंडिंग क्या होती है नहीं पता होगा, वो ग्रेजुअली आप लोग जब जाओगे उस टाइम में समझ में आएगा। बूटस्ट्रैप का मतलब क्या होता है कि अपने बात अपने फीते खुद बांधो, यही उसका जो लिटरल मीन है वो यही है। अपने जूते खुद बांधने का क्या मतलब है कि अपना जो जूता तुमने खरीदा है भैया, उसके फीते तुम्हारे पैसे के आने चाहिए, वो कोई और नहीं देगा। तो जूते तो पहन के तुम्हें चलना है, तुम अपना फीता खरीदो, तुम बांधो, तुम चलो, जब तक चल पाओ चलाओ, नहीं तो जूता खराब होगा फेंक देना। इतना सिंपल सा मीनिंग है। इसका मतलब है कि तुमने किसी और से वो जूते या फीते खरीदने के पैसे नहीं लिए। तो जो मैंने काम किया उसके पैसे मेरे पास 1 लाख रुपए की कैपिटल मैंने अपने बड़े भाई से मांगी कि मुझे बस 1 लाख रुपए दे दो ताकि मैं एक ट्रांजिशन फेज को एक्सेप्ट कर सकूं। बाकी ऐसा कतई नहीं हो सकता कि आपको हर बिजनेस में पैसा ना चाहिए हो। बहुत सारे बिजनेस है जहाँ कैपिटल चाहिए होती है, जहाँ प्रोडक्ट आएगा वहाँ कैपिटल चाहिए होती है। लेकिन हमेशा आप लोग यंग हो, आपके हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हो जिनके पापा के पास बहुत सारा पैसा भी हो या परिवार में पैसा हो, पैसे को बर्बाद मत करना। अगर आपके पास बिजनेस प्लान नहीं है, बिजनेस प्लान का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बाद होता है क्या करोगे,
कैसे करोगे, कितना करोगे, उसके प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होंगे, कंटिंजेंसी क्या होगा, कितने समय तक चलाओगे, सैलरी कैसे दोगे, अपनी सैलरी हटा करके, क्योंकि आपको सैलरी चाहिए, आप रिफंड में काम नहीं कर पाओगे। उसके बाद जब तुमने ये 1 साल कम से कम सोच लिया, फिर तुम कुछ भी बिजनेस करो। अगर आपने उस मार्केट की रिसर्च नहीं की है, अगर आपने उस मार्केट को समझा नहीं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, पापा मेरे पास बड़ा अच्छा आइडिया, यूट्यूब चैनल को मैं एक सलून खोल लेता हूँ। सलून खोलना अच्छा है, लेकिन तुम्हारे मोहल्ले में 4 सलून पहले से हैं। वहाँ एक गीतांजलि भी है, लुक्स भी है, वो हलीम भी खोलने वाला है उधर ही। तुम्हारा कौन आएगा पंकज जी की नाई की दुकान में? कोई नहीं आ रहा। आप लोग ये सोचो कि आपका जो काम है वो उसके कंपटीशन क्या है। एक वर्ड होता है निश, NICHE, निश क्या है, आप किस निश पे काम करने वाले हो। जैसे हमने जब काम किया तो मैं अपनी कंपनी को डिजिटल मार्केटिंग कंपनी नहीं कहता हूँ, मेरी कंपनी में लिखा है कंटेंट मार्केट कंपनी। कंटेंट मार्केटिंग कंपनी आप खोजोगे तो हो सकता है कीवर्ड में बहुत कम मिले, क्योंकि लोगों ने क्या किया, लोगों ने कीवर्ड देखे गूगल पे रैंक क्या करता है, तो सबकी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, उन्हें डिजिटल कंपनी मार्केटिंग का DM भी नहीं आता होगा। लेकिन सारी कंपनियां आज की तारीख में डिजिटल मार्केटिंग है, सारी कंपनियां सोशल मीडिया मार्केटिंग है। लेकिन सोशल मीडिया है क्या, इसको समझते हो आप? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कितने होते हैं, उसके एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, उसकी एनालिटिक्स क्या होती है। तो मैंने इस काम को धीरे धीरे, ये नहीं है कि मैंने पहले दिन से जानता था, मैंने कुछ समय पहले चेंज कराया कि नहीं भैया, अपनी कंपनी कंटेंट मार्केटिंग कंपनी है, हम कंटेंट बनाते हैं, हम प्लानर्स हैं, हम कंटेंट के पीछे के ब्रेन्स हैं। तो बेटर लेट्स एक्सेप्ट द रियलिटी एंड कॉल आवरसेल्व्स अ कंटेंट मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया कंपनी। एंड व्हाट, वी आर ए पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, हम पॉलिटिकल बहुत सारा काम करते हैं, हम कॉर्पोरेट्स के साथ भी बाय द वे काम करते हैं, और बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बट पॉलिटिकल काम ज़्यादा ऑब्वियसली कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से वो काम कर रहे हैं। ठीक है। देन अच्छा, ये तो हो गया कि मतलब बूट स्ट्रैप को एक नया मीनिंग दे दिया आपने, बिल्कुल वर्ड मीनिंग बता दिया आपने कि बूट स्ट्रैप बहुत बार सुना होगा बच्चों ने, लेकिन सुन करके बस समझ लिया होगा, लेकिन वर्ड मीनिंग आई थिंक बेस्ट वे समझने के लिए। अच्छा, कंटेंट की बात करें तो मैंने अभी सर का इंट्रोडक्शन आधा दिया था, अब आधा अब दे देता हूँ। अब भाई बस हम लोग थोड़ा सा एंड पे ही आ रहे हैं कि पोएट, राइटर, अच्छा नीलेश मिश्रा को किसने सुना हुआ है, जानते हैं? जो सामने बैठे हुए हैं वो साथ में कहानी लिखते हैं, नीलेश नहीं मिश्रा जी के लिखता साथ। नहीं हूँ, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। कभी लिखी थी कहानी। कभी लिखी थी मतलब कि लिखा था, ठीक है। तो मतलब एक कंटेंट राइटिंग का एक नया वो जो वर्जन है वो भी, तो पोएट बोल सकते हैं। पता नहीं, कुछ भी कह लीजिए, पोएट, अच्छा। नज्म, कुछ भी कह अच्छा, लीजिए, तो शायर कह कोई लीजिए। ऐसी पोएट या 2 लाइन बताना चाहेंगे सर? तुम्हें सीखना है अदब से खंजर उतारना, या सीखना है एकलव्य सा वीर गति को प्राप्त हो जाना। तुम्हें सीखना है धोखेबाज हाथों से हाथ मिलाना, या सीखना है उन हाथों को अग्नि में आहूत कर पाना। तुम्हें सीखना है अपने ही हक की भीख मांगना, या सीखना है हक के लिए लड़ना और मर के भी जीत जाना। तुम्हें सीखना है सब कुछ सहना मुस्कुराते जाना, या सीखना है हर आंसू के बदले रक्त की नदियां बहा जाना। तुम एकलव्य बनकर मर जाना और इतिहास में पुचकारे जाना, या बन जाना नाश का अभिप्राय और इतिहास में शक्तिरूप हो जाना। मैं कृष्ण नहीं, तुम भी अर्जुन पुत्र नहीं, लेकिन हर तरफ कौरवों का डेरा है, तुम्हें विजयी होने से किसने रोका है? उत्तर दो पात्र। इसी का एक कंप्लीशन लिखा, उठो एकलव्य ये कलयुग है, उठो एकलव्य कलयुग है, विलाप नहीं अब विनाश सीखना है। कोई कृष्ण नहीं, धर्मयुद्ध नहीं, कोई सुदर्शन नहीं चलाएगा। उठो एकलव्य ये कलयुग है, मरना नहीं मृत्यु का तांडव सीखना है। यहाँ कोई द्रोणाचार्य भीष्म नहीं, कोई नैतिकता कोई मूल नहीं बतलाएगा। कौरवों का राज है, पांडव नहीं आएगा। उठो एकलव्य शस्त्र उठाओ, तुम्हें अब रक्तपात सीखना। अब यहाँ रक्तपात का मतलब आप इसको लिटरल मीन में मत लीजिएगा कि हम जाएं हंसिया किसी गर्दन काट दें, ऐसा नहीं करना है। इसका मतलब है कि इसका अभिप्राय समझेंगे, और गीता पूरा तत्व ज्ञान पे आधारित है। गीता में जो बातें कही गई आप उसको पढ़ेंगे तो शाब्दिक अर्थ समझ में आएगा, जब उसको समझेंगे तत्व समझ में आएगा, तत्व में कहा गया है। इसका मतलब यह है कि आपको वो सारी कलाएं सीखनी है जो आपके एग्जिस्टेंस को बचा के रखेंगे। आपको अब अपने अभिमान को खत्म नहीं करना है। अभिमान माने अहंकार नहीं होता है, अहंकार और अभिमान में अंतर है। आपने सेल्फ स्टीम को कभी भी मत को चलने देना, और तुम एकलव्य की तरह मर भी मत जाना, मैं तो कभी भी नहीं कहूंगा। एकलव्य की अपनी मजबूरी थी, उसका एक मैसेज है उसका, उस महाभारत के उस प्रसंग का। लेकिन आपके पास ये विकल्प है कि आपको उस परिधि में जाना नहीं है, उन चक्रव्यूहों को समझना है जिंदगी के। तो ये हर कोई पार्थ की स्थिति में एक दिन आता है, हर दिन एक एकलव्य आपके अंदर पैदा होता है, मरता है। मैं चाहूंगा उस एकलव्य को आप लोग सही दिशा दें, उस एकलव्य को सही बातें बतलाइए
कि कैसे वो एकलव्य एक मिसाल बन जाएगा आपके आने वाली पीढ़ी के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू नाइस। सो मच। तो आई थिंक अभी आपने एंजॉय किया होगा, लेकिन अब आपकी इस अंत का भी हम एक दो लाइन से ही हम ख़त्म करेंगे इस शो को। नई बिगनिंग के लिए कि नेक्स्ट शो भी एक यहीं पे दोबारा होना है। और आपने जो बात बोली उसके लिए मेरे पास एक 4 लाइन थी, और वो पता नहीं क्यों मैंने लिख रखी थी पहले से ही। अब मुझे पता नहीं था कि आप क्यों ऐसे बोलने वाले हो। जब आपने बोला ना कि वो पेरेंट्स वाली बात बोली कि क्या सच है, क्या तुम खुद को जानते हो, क्या सच है, क्या तुम खुद को जानते हो, चेहरा खुद का देख क्या पहचानते हो। जब हम आईने में देखते हैं तो हम क्या जो हम देख रहे हैं क्या जानते हैं अपने आप को। तो क्या सच है, क्या तुम खुद को जानते हो, चेहरा खुद का देख क्या पहचानते हो, भूल चुके हो कब से अपने जेहन को, भूल चुके हो कब से अपने जेहन को, क्या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ढूंढने आते हो। तो बस ये मतलब कि सेल्फ जो आपने बोला सेल्फ रेजिलेंट होना सर, ये सिंपल सी बात है कि वो था। और इसके साथ ही हम थैंक यू बोलेंगे कि बहुत लखनऊ से बुला लिया, यहाँ से इवन बुलाया तो दिल्ली से है मैंने सर को। और निखिल श्रीवास्तव जी थैंक यू वेरी मच Thank you कि so आपने यहाँ much, ज्वाइन आलोक किया जी। और इन्विटेशन हमारा एक्सेप्ट कर लिया। मुझे बहुत अच्छा थैंक यू वेरी मच लगा सर। और आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।